रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है देखो ना। यस हाँ ना? सर। ओके यस सर। ठीक है सर। ओके सर, तो दिस इज जीएसटी क्लास। ओके, तो जीएसटी क्लास में हम लोग अभी जिस पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कशन कर रहे हैं, यू कैन से इट्स लिटिल बिट एडवांस एरिया, दैट इज आईटीसी। नंदिनी एंड दित्सा, आप लोगों में आईटीसी का एक क्लास हुआ था, उसको मैं शेयर किया था, आप लोगों ने करने का टाइम मिला आप लोगों को? हाँ ना सर सर। किया सर? कुछ समझ में आया था? हाँ सर বুঝেছি। বুঝতে বুঝতে পেরে গেছিস? বাহ, খুব ভালো। দিৎসা को समझ में आया? দিৎসা তো আমি এখনো দেখিনি ওটা। আচ্ছা, একটু টাইম করে দেখে নিস। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ। এই জন্যই পাঠিয়েছিলাম, বিকজ একটা ক্লাস আইটিসির হয়ে গেছিল, তাই ভাবলাম করে নে, নাহলে কানেক্ট করতে পারবো না, দ্যাটস ওয়াই। अच्छा ठीक है, देखो सर, प्रॉब्लम नहीं होगा, आई होप। कोशिश करो कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ सीखने का। जीएसटी ऐसे बहुत वाइटल है सर, जीएसटी इज अ वेरी वेरी वाइटल पॉइंट, वेरी 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 वाइटल चैप्टर, नॉट जस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन बट ऑल्सो फॉर योर रियल लाइफ प्रैक्टिस। ओके, तो जीएसटी बहुत हेल्प करता है हम लोगों को, मतलब एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट के हिसाब से जीएसटी में स्कोप बहुत है। बिकॉज ये जब से जीएसटी आया है, ये बिजनेस लेवल में जीएसटी का काम करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो गया है। पहले क्या होता था ना सर, मतलब जीएसटी क्या है इन सिंपल अगर कहा जाए तो जीएसटी की इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ठीक है, जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। दैट मीन्स जैसे हम लोग इनकम टैक्स किस तरह से देते हैं, हम लोग इनकम करेंगे उसके बेसिस में इनकम टैक्स भरते हैं। बट जीएसटी किस किस टाइप का टैक्स है कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए टैक्स पे करते हैं। इवन जीएसटी तो भिखारी भी देते हैं। एग्री करोगे नंदिनी? हाँ अगर सर। मैं जीएसटी भिखारी भी देता है। हाँ सर। भिखारी अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाता है, से फॉर एग्जांपल उनको इस कोरोना में एक सैनिटाइजर खरीदने जाना है या फिर एक लाइफ बॉय साबुन खरीदने जाना है, तो लाइफ बॉय साबुन खरीदेगा तो उसको जीएसटी तो देना पड़ेगा। और आप देखना कि उस पैकेट के पीछे बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ है कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो इससे एक चीज समझ में आ जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस नाम इसीलिए है। जब ये गवर्नमेंट ने क्या देखा, करेंटली इंडिया का जितना रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम करते हैं, इसका मैक्सिमम रेवेन्यू इनकम करते हैं गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैक्सिमम रेवेन्यू इनकम करते हैं जीएसटी से। बिकॉज बिकॉज गवर्नमेंट ने देखा कि आप पब्लिक को डायरेक्ट बोलो कि भाई आप अपने इनकम के ऊपर टैक्स दो, तो पब्लिक रेडी नहीं है। पब्लिक का कहना है कि नहीं नहीं, अब इतना टैक्स कौन देगा, क्यों फालतू में अपना मेहनत का पैसा दूसरे को दे दे। ठीक है, तो ये पॉइंट है। लेकिन सर टैक्स देना चाहिए, ऑब्वियसली टैक्स देना चाहिए। क्यों सर? बिकॉज आप जिस कंट्री में रहते हो, सरकार थोड़ी ना खजाना लेके बैठा हुआ है। सरकार के पास खजाना नहीं है सर। ये हम लोगों का गलत फहमी है, मतलब यार हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करके बैठते हैं कि सरकार के पास सब कुछ है। नहीं सर, सरकार के पास वो है जो हम सरकार को देते हैं। सरकार कौन है? हु इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट जिनको हम लोग बनाते हैं, और जो हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं वही गवर्नमेंट का एसेट होता है, और उसी से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। सर अगर गवर्नमेंट कोरप्टेड हो तो, सर पब्लिक कोरप्टेड है तो फिर गवर्नमेंट भी कोरप्टेड होगा। ये डिपेंड करता है पब्लिक कैसा। अरे सर, प्रजा जैसा राजा वैसा, इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, पूरा भारत को समझना पड़ेगा। ये पूरे मतलब अलग अलग कंट्री में भी सेम कॉन्सेप्ट चलता है। लेकिन अगर अपने इंडिया के बारे में बात करूं, तो अगर हम अपने देश के बारे में बात करें तो फिर ऑब्वियसली सरकार को टैक्स देना पड़ेगा सर। अगर हम सरकार को टैक्स के हिसाब से पैसा नहीं देंगे, तो फिर नॉट जस्ट पैसा, कुछ भी जो भी सरकार के लिए जरूरत है, चाहे आप इनकम टैक्स पे करो, चाहे आप जीएसटी पे करो, चाहे आप कस्टम्स ड्यूटी पे करो, जो भी टैक्सेशन सिस्टम से आप गवर्नमेंट को पे करना चाहते हो, चाहता तो कोई नहीं है लेकिन करना पड़ता है सर। टैक्स एक ऐसा ही चीज है कि जिसको बोलते हैं सर कंपलसरी एग्जैक्शन ऑफ मनी। मतलब आप चाहो ना चाहो आपको तो देना ही पड़ेगा। दिस इज दैट इज द डेफिनेशन ऑफ टैक्स। टैक्स का मतलब सर, ये इटालियन वर्ड से आया है। टैक्स जो वर्ड है ये इटालियन वर्ड से आया है, इसका मतलब ही है चार्ज। ठीक है, टैक्स वर्ड का मतलब ही है चार्ज। चार्ज मतलब इटालियन वर्ड चार्ज से ये वर्ड आया है। ठीक है, चार्ज मीन्स कंपल्सरीली ले लो, जबरदस्ती। हाँ सर, जबरदस्ती। अब क्या करें ना, बिना जबरदस्ती में बात बनेगा नहीं। आप इसमें बोल सकते हो सर ये तो सोशलिज्म हो गया। हाँ सर, इट्स अ सोशलिज्म पैटर्न। बिकॉज पब्लिक जब खुद से बोलो देगा नहीं। अगर आपको मैं इनकम टैक्स का डेटा बताऊं, इंडिया में 4% लोग सिर्फ इनकम टैक्स पे करते हैं, आउट ऑफ 135 करोड़ पॉपुलेशन। इनकम टैक्स मतलब जो डायरेक्ट टैक्स है, मतलब जो हम कमाते हैं उसके बेसिस में टैक्स देना।
वो भी अप टू 2.5 लाख, दैट इज 2,50,000 तक इनकम टैक्स देने का जरूरत नहीं होता। इवन आपको ये भी बता दो सर, 5 लाख तक अगर आपका इनकम है, आपको सरकार के घर में कुछ जमा करने का जरूरत नहीं है, अगर प्रॉपरली टैक्स कंसल्टिंग किया जाए तो। फिर भी लोग टैक्स नहीं पे करता सर, फिर भी लोग टैक्स पे नहीं करता, सिर्फ 4% लोग टैक्स पे करते हैं, वो भी प्रॉपर नहीं शो करता। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई अगर इसमें इतना प्रॉब्लम है, तो एक्चुअली जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में, उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली उसी को तो बनाना है देश को। चाहे देश गवर्नमेंट कांग्रेस चला ले, चाहे मिलीजुली सरकार, दैट मीन्स कभी कांग्रेस, सीपीएम, सारा के सारे जो भी पार्टियां, मतलब ये सब मिलके चला ले, या फिर कभी बीजेपी आ जाए, ठीक है, जनता दल का सरकार, कभी बीजेपी का सरकार, सरकार किसी भी पार्टी का हो, देश तो सरकार के थ्रू से ही चलेगा। और सरकार को इसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। और जिस रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है जीएसटी या टैक्सेशन, तो टैक्स में से कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, इनडायरेक्ट टैक्स का जो पार्ट है। तो इसलिए जीएसटी इतना वाइटल हो गया। गवर्नमेंट ने देखा भाई आप जब सीधी उंगली से घी नहीं उठता, उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा, तो उंगली को टेढ़ा कर दिया। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर दिया, आप टैक्स पे करते हो पर आपको पता ही नहीं चलता कि आप टैक्स पे करते हो। आप बोलो ना, मैगी का पैकेट खरीद के लाते हो, मजे से ठंडे के मौसम में, बारिश के मौसम में मैगी पीते हो या मैगी खाते हो ठीक है। तो आपको पता है कि आप टैक्स दे के आ रहे हो। या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, कॉस्मेटिक्स खरीदते हो, कोई भी मूवीज देखने जाते हो, क्या आपको पता चलता है कि आप टैक्स दे के आते हो? मतलब क्या आपके दिमाग में चलता है कि अच्छा, सपोज मानो 500 का टिकट है, तो क्या आपको आप 500 का टिकट का दाम के अंदर टैक्स भी कितने का है, क्या आपके दिमाग में चलता है कि इसके अंदर टैक्स भी है बोल के? हाँ नंदिनी? না স্যার, যখন नहीं দেখি ना। তখন মনে হয়। हाँ, वो बाद में जब बिल देखते हैं, अच्छा अरे बाप रे इतना टैक्स दे दिया। लेकिन अगर नॉर्मली पूछो, ओह ठीक है, प्राइस ही तो इतना है, मतलब आपको लगता है कि इसका दाम इतना है, लेकिन इसके अंदर टैक्स भी है, ये आपको समझ में नहीं आता। मतलब ये इसीलिए इनडायरेक्ट है। दैट इज द रीजन कि इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, कि आप डायरेक्टली नहीं पे करते, इनडायरेक्ट वे में पे कर देते हो। दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट में ही चल रहा है आईटीसी का कॉन्सेप्ट, जिसमें आईटीसी क्या होता है इन सिंपल अगर मैं आपको कहूँ, जो अगर वो क्लास पे पुराना वाला क्लास करते तो बढ़िया रहता, जिन्होंने किया प्रीवियस क्लास, जिन लोगों ने भी किया उनको पूरा समझ में आ जाएगा। सर आईटीसी क्या होता है कि सपोज मानो कि आप बायर हो, ठीक है, आईटीसी का मतलब ये जीएसटी में आईटीसी क्या करता है, जीएसटी में आईटीसी का मतलब होता है कि मैं आपको एक काम करते हैं, स्क्रीन शेयर करके ही मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास थोड़ा समझा के फिर मैं आज का न्यू पैटर्न में जाऊंगा। जिन लोग लास्ट क्लास में बाई चांस अटेंड नहीं कर पाया था, मैं उनको थोड़ा बता दूंगा, कोई बात नहीं सर। 5 मिनट रिवीजन हो जाएगा, फिर मैं न्यू कॉन्सेप्ट में जाऊंगा। काफी सारा बात करना है, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, मजा आ जाएगा सर एकदम, कोई बात नहीं सर। ओके, जैसे कि मैं अभी आपको जो डेटा शो कर रहा था, अगर आप 2 मिनट इस डेटा में ध्यान दो सर, देखो आप, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, दिस इज गवर्नमेंट मनी पाइपलाइन सर। द गवर्नमेंट्स मनी पाइपलाइन, मैं ये बहुत बार शो करता हूँ, क्यों? ताकि आप लोगों को बताने के लिए कि आप लोग हमेशा इस पर्टिकुलर पॉइंट को दिमाग में रखते हुए चलो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम जो करता है तो कहाँ से करता है। यू कैन सी इट हियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब कंपनी जो बिजनेस करता है, यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम करते हैं 6.1 ट्रिलियन का टोटल। अगर किसी ईयर में 33.5 ट्रिलियन इनकम करता है, 1 ट्रिलियन इक्वल्स टू 1 लाख करोड़, उसमें से कॉर्पोरेट टैक्स से कमा लेता है 6.1 ट्रिलियन, इनकम टैक्स से कमा लेते हैं सर 5.5 ट्रिलियन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से इनकम कर लेता है 6.1 ट्रिलियन, ठीक है। सेंट्रल एक्साइज से कमा लेता है, एक्साइज क्या होता है सर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पेमेंट करना पड़ता है। अगर आपका कोई गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग करके जब वो बाहर निकलते हैं तो टैक्स देके निकलना पड़ेगा। हाँ सर, सरकार के बिना टैक्स बिना देके आप बाहर नहीं निकाल सकते प्रोडक्ट को फैक्ट्री से, तो दैट इज एक्साइज ड्यूटी। ओके, 2.4, कुछ मार्केट लोन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4.7 ट्रिलियन का कमाते, दैट इज नॉट गुड फॉर अस, ठीक है। जितना लोन ज्यादा से कमाएगा तो लोन का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स 2.4 ट्रिलियन, डिविडेंड एंड प्रॉफिट 2 ट्रिलियन, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू 31.3 ट्रिलियन। ये मैं हर क्लास में ही थोड़ा बहुत बताता रहता हूँ। कस्टम से 1.25, कस्टम्स मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स, ठीक है, स्पेशली इंपोर्ट से ही टैक्स लगता है, एक्सपोर्ट में टैक्स नहीं है सर। ये सब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो यूनियन बजट है, उस बजट से ही ये सब डेटा मुझे मिला था, तो इसी डेटा को मैं आपको शो किया। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, हम लोग का करेंट क्लास क्या है, ये जीएसटी का एरिया है, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसी जीएसटी में हम लोग बात कर रहे हैं। इवन मैं आपको ये भी डेटा एक शो किया था किसी क्लास में, फिर से दिखा रहा हूँ। ये स्टेट वाइज जीएसटी कलेक्शन है 2019-20 का, मतलब भारत में कौन सा स्टेट ज्यादा जीएसटी कलेक्ट करता है।
कौन सा स्टेट ज्यादा जीएसटी कलेक्ट करता है। और सर ज्यादा जीएसटी कलेक्शन के पीछे क्या रीजन है? ज्यादा जीएसटी कलेक्शन के पीछे रीजन ये है कि वहां से ज्यादा बिजनेस चलता है, या तो वो स्टेट किसी दूसरे स्टेट्स में ज्यादा स्टेट से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं, या फिर वो स्टेट भी दूसरा स्टेट को ज्यादा प्रोडक्ट बेचते हैं। मतलब बेसिकली जिसका परचेस और सेल ज्यादा होगा उसका जीएसटी कलेक्शन ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। सिंपल बात है, ठीक है। अगर जिस स्टेट में बिजनेस प्रॉपर लेवल में होगा उस स्टेट में जीएसटी कलेक्शन भी अच्छे लेवल में होगा सर। कॉमन कॉन्सेप्ट है, एकदम कॉमन कॉन्सेप्ट है। जहां बिजनेस थोड़ा लो लेवल में है वहां गुड्स का मूवमेंट कम रहेगा, ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली जीएसटी कलेक्शन भी कम हो जाएगा। सिंपल बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, 3 टॉप स्टेट्स, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्रा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये थोड़ा पीछे आ जाता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल थोड़ा पीछे आ जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सबसे पीछे जा रहा है, ठीक है। हाँ, डेवलप स्टेट में आप देख सकते हो केरला का सिचुएशन थोड़ा, डेवलप स्टेट के अंदर भी डेवलप ऐसे बहुत सारे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल इज ऑल्सो डेवलप स्टेट्स में ही आ जाता है, केरला भी आ जाते हैं, ठीक है। बट फिर भी ओवरऑल बिजनेस का सिनारियो, बिजनेस का एनवायरनमेंट, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ठीक है सर। ये सब डेटा मैं फिर से आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा, बहुत सारा पॉइंट है चर्चा करने के लिए, खत्म नहीं होगा। लेकिन हमारा जो करेंट डिस्कशन है इनपुट क्रेडिट, जो मैं आप लोगों के साथ लास्ट क्लास में डिस्कशंस करना चालू किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट या फिर आईटीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन जीएसटी। दिस इज नॉट द बेसिक चैप्टर। जिन लोगों का बेसिक बाकी है जैसे कि नंदिनी, दित्सा, आप लोगों के साथ में बेसिक का चर्चा फिर से करूंगा, डोंट वरी फॉर बेसिक डिस्कशन, ठीक है। बेसिक भी बहुत वाइटल है, लेकिन करेंटली मैं थोड़ा एडवांस में ही आप लोगों को ज्वाइन करा लिया, ठीक है सर। अब इनपुट क्रेडिट क्या है? सिंपल अगर मैं आपको इनपुट क्रेडिट बताऊं तो सिग्निफिकेंट चेंज इन जीएसटी इंट्रोड्यूस वाज द मैकेनिज्म ऑफ इनपुट क्रेडिट अंडर जीएसटी। सिंपल है सर, मैं आपको अभी समझाता हूँ इनपुट क्रेडिट क्या है। जस्ट लुक हियर, कुछ अपडेशन है, ठीक है। इवन एक बिगिनर भी समझ सकता है, अगर आप कोई बिजनेसमैन हो तो आप भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरा लास्ट क्लास का डिस्कशन था, ये देखो सर, जस्ट इसीलिए मैं बोला था एक बार देखने के लिए। इनपुट क्रेडिट मीन्स एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट। आउटपुट मतलब, प्लीज नंदिनी थोड़ा बता, आउटपुट मतलब, आउटपुट मतलब सेल। वेरी गुड सर, आउटपुट मतलब सेल, और इनपुट माने परचेस। वेरी गुड सर, थैंक यू। आउटपुट माने सेल, ओके, आउटपुट माने सेल और इनपुट माने परचेस, ठीक है। ये यहाँ पर पूरा जो पूरा खेल है ना, पूरा खेल जो है वो एक्चुअली इनपुट और आउटपुट का ही खेल है। इनपुट मीन्स परचेस और आउटपुट मीन्स सेल्स, ठीक है। जो लोग लास्ट क्लास बाय चांस नहीं अटेंड कर पाए थे रिकॉल कर लो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, यू कैन रिड्यूस द टैक्स यू हैव ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट्स। कहता है इनपुट क्रेडिट क्या है कि आपने अगर इनपुट के टाइम पे मतलब बाई करने के टाइम पे या परचेस के टाइम पे कोई टैक्स पेमेंट किया था तो आपका टैक्स रिड्यूस हो जाएगा। से सर क्या हम लोग जो आम जनता जीएसटी पे करते हैं क्या हम लोगों के लिए है सर? सपोज एग्जाम्पल, आप अपने घर से बाहर निकले और एक मैगी का पैकेट घर पे लेके आ रहे हो, ठीक है। एक नहीं सर, आप हजारों लेके आओ, लेकिन आप वो मैगी आपके खुद के लिए लेके आ रहे हो, ठीक है, अपने खुद के लिए लेके आ रहे हो, ठीक है। तो क्या आप इसके अंदर जीएसटी तो पे कर रहे हो, तो क्या आपको आईटीसी मिलेगा? मतलब क्या कंज्यूमर को मिलता है सर? हेलो? नो सर। नो सर, दिस इज नॉट फॉर कंज्यूमर, दिस इज फॉर बिजनेस ओनर। अगर आप फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करोगे तो मिलेगा, लेकिन अगर आप खाने के लिए ला रहे हो तो नहीं, किसी को बेचने के लिए ला रहे हो तो ऑब्वियसली मिलेगा। अगर आप ये फार्दर सेल करोगे, फार्दर इसको लेके बिजनेस करोगे तो आईटीसी इज फॉर यू, नॉट फॉर द एंड यूजर्स। अगर आप इसको खाने के लिए घर में लाते हो या अपने घर के कंजम्पशन के लिए लाते हो तो आपके लिए इनपुट क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। मतलब ये जो टैक्स का बर्डन आपका कम होगा, ये टैक्स का बर्डन आपके लिए नहीं है सर, ये टैक्स का बर्डन कम होगा किसके लिए? जो बिजनेस कर रहा है। जैसे ये एग्जांपल देखो, लास्ट क्लास में भी मैंने चर्चा किया था। सपोज यू आर ए मैन्युफैक्चरर, ठीक है, दीक्षा थोड़ा सा ध्यान देना। सपोज यू आर ए मैन्युफैक्चरर, टैक्स पेबल ऑन आउटपुट मतलब सेल पे कितना टैक्स पे किया आपने, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है। आप फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया और आपने टैक्स पे किया इस 450। कितना टैक्स पे किया आपने? जब आपने मैन्युफैक्चरिंग किया तो आपने फाइनल प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट के घर में कुछ टैक्स पे किया। कितना टैक्स पे किया आपने? बोलो ना सर।
450, ठीक है। टैक्स पेबल ऑन आउटपुट दैट इज फाइनल प्रोडक्ट इज 450 एंड ऑन इनपुट इज ₹300। मतलब जब आपने एज ए मैन्युफैक्चरर फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके सेल किया तो आपने 450 का टैक्स सरकार को दिया, और आपने जब परचेज किया था वही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया था उसके लिए आपने टैक्स कितना पे करके रखा था? 300। नाउ यू कैन क्लेम इनपुट क्रेडिट ऑफ 300। ये जो आपने पहले सरकार को पेमेंट करके रखा था, इस पेमेंट के बदले आपके पास 300 का क्रेडिट है एंड यू ओनली नीड टू डिपॉजिट 150 इन टैक्सेस। अभी और आपसे गवर्नमेंट सिर्फ 150 ही क्लेम कर सकता है, नॉट मोर देन दैट। जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल। इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट इनपुट क्रेडिट इन करंट सिनारियो, लेकिन जितना धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे ये इजी लगेगा नहीं सर, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा। लेकिन उस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए पहले आपको सिंपल लेवल को भी समझना पड़ेगा। देखो सर, इनपुट ए बी सी, यहाँ पर 3 बंदा है, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। फर्स्ट थिंग देखो सर, टैक्स पेड ऑन परचेस ऑफ ए ₹100। मतलब ए ने क्या किया, मतलब सॉरी, इनपुट एबीसी गुड्स है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एबीसी 3 बंदा नहीं, एबीसी 3 प्रोडक्ट है। जब आपने ए प्रोडक्ट को परचेस किया तब आपने ₹100 का टैक्स पे किया था, ओके। जब आपने बी प्रोडक्ट परचेस किया तब आपने 120 का टैक्स पे किया था, और जब आपने सी प्रोडक्ट परचेस किया था तब आपने ₹80 का टैक्स पे किया था। और आउटपुट मतलब जब आपने इन तीनों प्रोडक्ट को सेल किया, कुल मिला के आपने टोटल 450 का टैक्स पे कर दिया। काउंट करो थोड़ा सा, 100 प्लस 120 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 100 प्लस 120 प्लस 80 कितना हो जाता है सर? हेलो, कोई तो बताओ। 300। 300। और जब आप आउटपुट कर रहे हो, जब आप सेल कर रहे हो एबीसी प्रोडक्ट, ठीक है, एक चीज याद रखिए सर, ये आप किस लिए कर रहे हो? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए। ये एबीसी प्रोडक्ट आपके घर के कंजम्पशन के लिए नहीं है, ये एबीसी प्रोडक्ट आप फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए कर रहे हो। मतलब आपको इसको फर्दर बिजनेस में लाना है, मतलब आप इसको क्या करना चाहते हो? सेल करना चाहते हो वापस। और आपने किया, आपने सेल किया कितने में? 450 में। तो फिर लेकिन सर 450 में तो सेल कर दिया आपने, बट सवाल है कि 450 में सेल तो कर दिया, सॉरी 450 का टैक्स कलेक्ट किया सेल करके, लेकिन बाइंग के टाइम पे कितना टैक्स पेमेंट किया था? 300। तो अभी एज पर सिस्टम क्या कहते हैं, इनपुट क्रेडिट क्या बोलते हैं सर? जो आपने परचेस के टाइम पे पेमेंट किया था एज ए टैक्स, जो आपने परचेस के टाइम पे पेमेंट किया था एज ए टैक्स, वो 300 रुपीज आपका क्रेडिट में रखा हुआ है। एंड सेल के टाइम पे जब आपको गवर्नमेंट बोलता है कि भाई 450 दो, तब आप बोलते हो नहीं 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 नहीं, मेरे पास तो 300 का क्रेडिट है। समझ रहे सर? नहीं 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 नहीं, मेरे पास तो 300 का क्रेडिट है, तो अभी मैं आपको सिर्फ 150 पे करूंगा, नॉट दी 450। बोलो सर, इनपुट क्रेडिट समझ में आया? इन सिंपल यही है इनपुट क्रेडिट। परचेस के टाइम पे जो पेमेंट, जो टैक्स आप पे करोगे उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। और इसी के लिए जीएसटी में मार झमेला झंझट सारे के सारे खेल। मतलब पूरा जीएसटी, जो लोग जीएसटी कंसल्टेंट है या जीएसटी एक्सपर्ट है, अब उनको जाके पूछना कि वो लोग जिसका जीएसटी या जीएसटी अकाउंट्स मेंटेन करता है, जो जीएसटी कंसल्टेंट है, जस्ट उनके साथ बात करें ना कभी मौका मिले तो, ठीक है। जीएसटी कंसल्टेंट क्या बोलेगा आपको, ठीक है, जीएसटी प्रैक्टिशनर या कंसल्टेंट, उनका मेन काम यही है कि वो जीएसटी कंसल्टेंट, मतलब जीएसटी जिनका भी जीएसटी अकाउंट वो मेंटेन करता है, वो उनका बस आईटीसी मेंटेन करने के लिए उनको सारे के सारे हिसाब मेंटेन करना पड़ता है, ताकि किसके पास कितना आईटीसी है, दैट इज इनपुट क्रेडिट किसके पास कितना है। बिकॉज इनपुट क्रेडिट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका टैक्स बर्डन क्या हो जाएगा। इनपुट क्रेडिट के ऊपर आपका डिपेंड करता है आपका टैक्स बर्डन क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, सिंपल बात है। टैक्स बर्डन आपका लोअर होगा, और इस टैक्स बर्डन लोअर होने के कारण आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, ये टैक्स बर्डन कम होने के कारण आपको बेनिफिट मिलेगा, और इसमें क्या होगा, किसी एक के ऊपर पूरा का पूरा प्रेशर नहीं आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बहुत ही सुंदर एक इनकम, मतलब जीएसटी टैक्स के थ्रू से गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा फ्लो बनता है, और जिससे गवर्नमेंट अच्छा खासा इनकम कर पाते हैं, ठीक है। जैसे रिसेंटली जीएसटी कलेक्शन अच्छा हुआ है सर, इवन ड्यूरिंग पैंडेमिक ऑल्सो। खबर मिला आप लोगों को? हाँ सर। हाँ, 1 लाख करोड़ से भी ऊपर रिसेंट खबर है सर। जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन 1.41 lakh crore in April 2021 was 14% higher than March rupees 2001.24 lakh crore compared to the corresponding month last year। मतलब 2020 में 1.24 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ था, इस बार 1.41 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को।
इट्स अ गुड थिंग ना सर, तो वेरी गुड थिंग। जीएसटी कलेक्शन जितना अच्छा होता है इट्स अ गुड साइन फॉर द इंडियाज बिजनेस सिनारियो। मतलब इतना पैंडेमिक में भी बहुत लोग बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट बताना चाहता है, बट कुछ भी हो जाए बिजनेस सिनारियो एक पॉजिटिव ग्रोथ के साथ है। और ये जीएसटी कलेक्शन से सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको है सर? सर सेंट्रल को भी है और उससे भी ज्यादा बेनिफिट स्टेट को है सर। ये स्टेट गवर्नमेंट कितना भी हल्ला बोल मतलब हमेशा करता रहे, ठीक है। ये सर क्या प्रॉब्लम है जानते हो ना, कि ऑपोजिशन है तो इसका मतलब ये क्या हो गया ना, आज के डेट में हर बात में अपोज करे, ठीक है। अच्छाई को कोई मानता नहीं है सर, बैड पॉलिटिक्स। बुरे चीज पे आप अपोज जरूर करो, हो सकता है हर चीज में एक ना भी हो सकते हो आप, बट जब अच्छा चीज होता है तब उसको मानना चाहिए। इट्स अ गुड थिंग सर। लेकिन ये होता ना नहीं हमारे देश में, ठीक है। ये हमारे देश में बहुत कम दिखता है, बहुत कम। जब स्टेट का कलेक्शन बढ़ रहा है तब स्टेट को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तब स्टेट बोल रहे हैं नहीं ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब फालतू में एक प्रॉब्लम क्रिएट करना कि नहीं सेंट्रल हमें कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा है। अरे क्या हेल्प नहीं कर रहा है? ऑब्वियसली सेंट्रल नहीं तो प्रेशर क्रिएट करके जीएसटी पास करवाया, और फिर आज जाके स्टेट का रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन स्टेट मानने पे राजी नहीं है। वो पब्लिक को बोलने नहीं, समझने नहीं देगा। बिकॉज अब क्या बताऊं मैं आपको, ये इंटरनल पॉलिटिक्स है बहुत। फिर आप बोलेगे सर आप पॉलिटिक्स का चर्चा कर रहे हैं, ठीक है सर, पॉलिटिक्स का चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी किससे आता है? स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी जीएसटी से ही आता है, बहुत ज्यादा। इवन कुछ प्रोडक्ट के ऊपर तो जीएसटी लाने के लिए सरकार पागल हो रहा है, जैसे कि पेट्रोल डीजल। आप लोगों को पता है सर पेट्रोल डीजल का कहानी, मैंने आपको बोला। हाँ सर, पेट्रोल पेट्रोल डीजल का कहानी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कभी पहले, कि पेट्रोल का प्राइस जो है सर, इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अपना पर्सनल वैट लगाता है। ये देखो सर, स्टेट गवर्नमेंट का वैट दिखाई दे रहा है आप लोगों को? 30% वैट है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेस लगाता है इसमें, इसमें सेंट्रल का भी इनकम है, सेस लगाते हैं। अगर 1 लीटर पेट्रोल का दाम 82 रुपीज है, दिसंबर में हुआ था, तो उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का 32 रुपीज का सेस है, एक्साइज ड्यूटी है, और स्टेट गवर्नमेंट का 30% वैट है। इसको जीएसटी के अंदर लेके लाना चाहता है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या हो जाएगा, पेट्रोल डीजल का प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा करता है तो स्टेट अपना रेवेन्यू खो देगा, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का। तो स्टेट अपना रेवेन्यू खोना नहीं चाहता, दे डोंट वांट टू लूज देयर रेवेन्यू। लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करेगा, इस तरह का इमेज खड़ा करेगा कि सेंट्रल उनको हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो ना सर। लेकिन स्टेट छोड़ेगा क्या अपना वैट का परसेंटेज? नहीं, वो इसको जीएसटी में कन्वर्ट नहीं करना चाहता। ऐसे बहुत सारे गुड्स हैं, जैसे अल्कोहलिक लीकर, ठीक है। ये जो अल्कोहल है सर, अल्कोहलिक लीकर में ये एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो हवाई जहाज चलता है ना सर, उसका जो फ्यूल है, ठीक है, अल्कोहल पे, टरबाइन फ्यूल पे, एटीएफ बोलते हैं सर, एटीएफ पे, ये सब में जीएसटी नहीं है। इसके लिए दाम थोड़ा ज्यादा है। थोड़ा क्यों, काफी काफी ज्यादा है। अल्कोहल में भी स्टेट टैक्स लगता है, पेट्रोल डीजल पे भी स्टेट टैक्स लगता है, एटीएफ में भी स्टेट टैक्स लगता है। तो उसमें क्या हो जाता है, दाम बढ़ जाता है, ठीक है। और देखो सेंट्रल को तो कलेक्शन करना ही पड़ेगा, इतना बड़ा कंट्री को चलाने के लिए वो तो कलेक्शन करेगा ही, ठीक है। लेकिन स्टेट मानने के लिए राजी नहीं है। अब उसका भी अपना जरूर ठीक है, स्टेट भी तो बोलेगा ना अपना, वो क्यों छोड़ेगा उसको, वो भी अपना इनकम करेगा, वो भी अपने पब्लिक के सामने अच्छा इमेज खड़ा रखना चाहता है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ओके सर, ये जीएसटी को लेके राजनीति बहुत है सर, ठीक है। मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ, राजनीति सीखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप राजनीति का बेस को समझने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है सर। राजनीति का बेस आप लोग बड़े होते होते समझ जाओगे, लेकिन हम लोग आईटीसी को बड़ा अच्छे से सीख लेते हैं, ठीक है। तो इसी आईटीसी के ऊपर डिपेंड करके हम लोगों ने लास्ट क्लास में काफी सारा बेसिक एरिया कवर किए थे, काफी सारा बेसिक एरिया कवर किए थे। इवन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बोल के आज का एडवांस टॉपिक चालू करूंगा आईटीसी में। ये वाला एरिया याद है सर, ये जो आईटीसी क्लेम करने का जो प्रोसेस है, अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है तो आप ऐसे नहीं क्लेम कर सकते। ये वाला एरिया सबको याद आ रहा है? चौथा बोल, ये वाला एरिया याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर। है? वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। अगर आपको, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, कि 300 का आईटीसी क्लेम कर रहा था, हाँ किसी ने, कि मैंने 450 का सेल टैक्स, मतलब मेरा टैक्स हुआ सेल करके 450 का, लेकिन मैंने लास्ट परचेस करने के टाइम पे 300 का टैक्स पेमेंट किया था। तो फिर आप यहाँ पर क्या बोल रहे हो कि ठीक है, तो मैं तो फिर अभी 450 मेरा टैक्स हो रहा है, लेकिन आई हैव
300 का क्रेडिट है मेरे पास, तो मैं इसको माइनस करूंगा 300 का क्रेडिट को, और 450 से 300 का क्रेडिट हटाने दूंगे, और फिर मेरे को सिर्फ 150 देना है। लेकिन सवाल है कि ये 300 का क्रेडिट अगर आपको क्लेम करना है तो इसका प्रोसीडियर इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको हर चीज का प्रूफ दिखाना होगा, आपको हर चीज का प्रूफ दिखाना होगा। लेकिन ये प्रूफ ना क्रॉस चेक होता है। मतलब क्रॉस चेक कैसे, वही मैं लास्ट क्लास समझाया था। मैं एक बार फिर से उस पॉइंट को बताऊंगा, क्योंकि आज के साथ ये वाला मतलब आज का जो डिस्कशन है ना, उसके साथ काफी कनेक्टेड पॉइंट है। देखो सर, देखो थोड़ा ध्यान से देखो। सपोज देयर इज ए सेलर मिस्टर ए, एक सेलर है मिस्टर ए के नाम पे, एंड ही सेल्स हिज गुड्स टू मिस्टर बी। वो मिस्टर बी को कुछ सामान सेल कर रहा है, ये तो करेगा ही ना, सेलर तो सेल ही करेगा। हियर मिस्टर बी दैट इज द बायर। मिस्टर बी कौन है सर, यहाँ पर बायर है, ठीक है। द बायर विल एलिजिबल टू क्लेम द क्रेडिट ऑन परचेज बेस्ड ऑन द इनवॉइस। ये क्रेडिट लेगा लेकिन इनवॉइस के बेसिस पे लेगा। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। मिस्टर ए सेल्स गुड्स टू मिस्टर बी। जैसे ही वो गुड सेल करेगा ना, मिस्टर ए ने जो भी गुड सेल किया उसके लिए ना उसको जीएसटीआर 1 का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ये रिटर्न फाइल करना होता है, जीएसटीआर का रिटर्न फाइल। जो जीएसटी कंसल्टेंट होते हैं ना, जैसे आप लोग आगे आगे वही काम करोगे, है ना। ऑब्वियसली बहुत अच्छा काम है, क्यों ना करो। बहुत लोग चालू किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है सर जो लोग अभी से चालू कर दिया है। तो जीएसटीआर 1 फाइल करो आप एज ए कौन, एज ए सेलर या सप्लायर। तो सप्लायर को क्या करना पड़ेगा, अपना डिटेल्स ऑफ सप्लाई को जीएसटीआर 1 में लोड करना होगा, ठीक है। जीएसटीआर 1 में वो जैसी डिटेल्स लोड करेगा, इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीएसटीआर 1 गेट्स रिफ्लेक्टेड जीएसटीआर 2A ऑफ मिस्टर बी। मतलब अगर रिसीवर, मतलब देखो जिसको इनपुट क्रेडिट लेना है उसको प्रूफ दिखाना पड़ेगा दोनों एंगल से, कि अच्छा अगर मैंने बाई इनपुट परचेस किया था तो जिससे परचेस किया था उसके पास भी तो डेटा होगा। आप लोग बात समझ रहे हो। ज्योति, आपको बात समझ में आ रहा है? ज्योति को ज्यादा समझ आएगा, ज्योति बिजनेस हैंडल करते हैं, आई अंडरस्टैंड। ज्योति बोलो। यस सर। अगर आप सपोज से फॉर एग्जांपल, ज्योति आप लोगों का हार्डवेयर का बिजनेस है ना सर? यस सर। ज्योति का हार्डवेयर बिजनेस है, ठीक है। तो ज्योति अपना हार्डवेयर का जो भी प्रोडक्ट सेल करता है मणिपुर में, वो प्रोडक्ट वो किसी ना किसी सप्लायर से लेता होगा क्या ज्योति? जरूर लेते होंगे, सिंपल बोल रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर यहाँ पर ज्योति आईटीसी क्लेम करना चाहता है, क्लेम करेगा, ऑब्वियसली करेगा। अगर मान के चलते कि ज्योति का सारा सेल एकदम टैक्स देके ही होता है, ठीक है। चलो ये अजम्पशंस है, और मैं मान के चलता हूँ कि ऑब्वियसली ज्योति ये भी करता भी है। तो ज्योति का जितना सारा परचेज है वो सारे के सारे परचेज टैक्स देके ही होता है। तो अब सवाल है कि ज्योति आईटीसी क्लेम करेगा, ये ज्योति का आईटीसी क्लेम का डिटेल्स कहां पर रहेगा? सप्लायर को इसके लिए जीएसटीआर 1 फिल करना पड़ेगा। जीएसटीआर 1 मैं आपको दिखाता हूँ, जीएसटी पोर्टल में लेके जाऊंगा, मैं आपको सारा का सारा फॉर्म का डिटेल्स शो करता हूँ। और ऐसे भी मुझे आपको ये चैप्टर में बताना ही पड़ेगा कि ये जीएसटी का खेल चलता कैसे है। तो सप्लायर जीएसटीआर 1 में बताएगा कि भाई मेरा जो भी सप्लाई है वो सारा का सारा डिटेल्स वो बताएगा। जैसे ही वो सप्लाई का डिटेल्स यहाँ पर बताएगा, फिर ज्योति वो कौन है, वो बायर है, ठीक है, जो बेसिकली आईटीसी क्लेम करना चाहता है। अब ज्योति एज ए बायर, इसके लिए जीएसटीआर 2A है, ये ऑटो रिफ्लेक्टेड होता है सर। जैसे ही जीएसटीआर 1 में सप्लायर अपना डिटेल्स अपलोड करता है ना, ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 2A में जो परचेजर है उसका डिटेल्स में शो हो जाता है। ऑटो पॉपुलेटेड है सर, ऑटो पॉपुलेटेड। अब बात को समझिएगा, ऑटो पॉपुलेटेड मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ जीएसटीआर 1 जो सप्लायर भरता है, वो जीएसटीआर 2A जो मिस्टर बी दैट इज बायर, मतलब हमारे एग्जांपल में ज्योति, ठीक है, उसके जीएसटीआर 2A में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करेगा। डेटा गोज फ्रॉम जीएसटीआर 2A टू जीएसटीआर 2। जो कौन फाइल करेगा, मतलब बेसिकली ये ज्योति या मिस्टर बी फाइल करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ज्योति और मिस्टर बी इक्विवेलेंट है, ठीक है सर। तो डेटा गोज फ्रॉम जीएसटीआर 2A टू जीएसटीआर 2 आफ्टर बायर दैट इज मिस्टर बी एक्सेप्ट इट। जैसे ही मतलब जो बायर है वो एक्सेप्ट करता है मिस्टर ए का सारा डिटेल्स, मतलब जीएसटीआर 2A में जो भी डिटेल्स है, अब जैसे ही उसको एक्सेप्ट करते हो वो ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 2 में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब यस मैंने मिस्टर ए से सप्लाई लिया था, सिंपल बात है। अब मिस्टर बी क्या फाइल करेगा सर? मिस्टर बी फाइल करेगा जीएसटीआर 2। अब ऑटोमेटिकली अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ऑन परचेज गेट्स क्रेडिटेड, ये जो भी टैक्स का बात है वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर में लोड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर में लोड हो जाएगा, किसके नाम पे?
परचेजर के नाम पे। जैसे हमारे यहाँ पर परचेजर कौन है, मिस्टर बी के नाम पे। एंड मिस्टर बी कैन स्टार्ट यूजिंग दिस क्रेडिट अगेंस्ट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी और गेट रिफंड। या तो वो क्रेडिट लेता जाएगा या फिर रिफंड लेता जाएगा। रिफंड तब लेता है जब ज्यादा हो जाता है, उसके टैक्स लायबिलिटी से उसका क्रेडिट ज्यादा है तो रिफंड मिलेगा, और उसके टैक्स लायबिलिटी से अगर क्रेडिट कम है तो फिर क्रेडिट मिल जाएगा। सिंपल बात है। अब यही सब चीजें सर कैलकुलेशन करके सम्स करके मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में भी थोड़ा समझाया था, आज फिर से मैं समझाने वाला हूँ। बोलो सर, बात कुछ समझ में आ रहा है? और ये जो फॉर्म के बारे में मैं बात कर रहा ना तब से, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल जीएसटीआर पोर्टल में जाना है, जीएसटी पोर्टल में जाना है। जीएसटी पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जीएसटी का साइट है, gst.government.in। दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइट। इसमें आप अपना जीएसटीआईएन नंबर वगैरह देके लॉगिन करोगे। जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा, आपके लिए सारे के सारे इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगा, फिर आप अलग अलग फॉर्म आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सर, आप लोग फॉर्म जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 3B दिखाई दे रहा है क्या? प्लीज थोड़ा सर बताइएगा अगर आप लोग देख पा रहे हो तो। हाँ सर। ठीक है, तो एक्चुअली ये सब फॉर्म आप लोग डाउनलोड करके अपलोड करना, ये सारे के सारे नॉर्मल काम है सर। लेकिन उसके लिए आपको पहले जीएसटी का जो सिस्टम है, अकाउंट्स का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो पहले समझना होगा। तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे ना, अभी समझ आ जाएगा सर, इतना भी कोई आउट ऑफ वर्ल्ड चीज नहीं है। अब ये जो भी मैं बात कर रहा था, ये सारे के सारे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से थोड़ा बहुत डिस्कस करके ही रखा था। साथ में कुछ एडिशनल डिस्कशन भी मैंने आप लोगों के साथ किया। अब चलो सर, अब चलो हम लोग आप लोगों को एडवांस लेवल में और डिस्कशंस को बढ़ाते हैं। अच्छा, मैं दित्सा और नंदिनी को थोड़ा पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आया? ज्योति को भी पूछना चाहूंगा। हाँ Yes, सर। sir. ओके सर, ठीक है। अब देखो सर, हम लोग यहाँ पर आईटीसी में काफी सारा डिटेल्स बात करेंगे। इट्स अ वेरी अपडेटेड पॉइंट, ठीक है। आईटीसी बहुत ही अपडेटेड है, ये लेटेस्ट जो भी लॉ है जीएसटी में, जो भी चेंजेस आया है, ये सारे के सारे डिटेल्स ही हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। चलो सर, बढ़िया है एकदम। अच्छा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, क्या क्या आईटीसी के बारे में जानना है। कुछ रेलिवेंट डेफिनेशंस के बारे में भी बात करेंगे। डेफिनेशंस इजी पार्ट है, हर चैप्टर में डेफिनेशंस चर्चा होता है। आज मेनली मैं बात करूंगा एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी, दिस इज द एरिया। फिर बात करना है अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट को अपॉर्चनमेंट कैसे करना है, क्रेडिट को ब्लॉक कैसे करना है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, एंड इन किस तरह से हम लोग आईटीसी को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दीज आर दी बेसिकली आईटीसी के बेसिस में डिस्कशंस पॉइंट। तो ठीक है, चलो मैं एक एक करके बात को आगे बढ़ाऊंगा, कोई हड़बड़ करके फायदा नहीं है, आप आराम से समझो, ठीक है। दिस इज द एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। सबको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? हाँ सर। ओके सर, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये सेक्शन 16 ऑफ जीएसटी एक्ट में बोला गया है सर। जीएसटी एक्ट के सेक्शन 16 में बोला गया है। ऐसे आप लोगों को मैं बता दूं, जीएसटी एक्ट कब से आया है सर, बोलो तो। जीएसटी एक्ट आया है 2017 से, 2017 से जीएसटी एक्ट आया है। इससे पहले जीएसटी बिल वगैरह को लेके काफी डिस्कशन हुआ है। फिर से मैं जब बेसिक बताऊंगा फिर से मैं सब चर्चा करूंगा। लेकिन 2017 का 1 जुलाई है ना, तो था 1 जुलाई, इस दिन से जीएसटी इंडिया में एप्लीकेबल हो गया है। उससे पहले क्या चलता था? उससे पहले वैट चलता था सर, वैट, ओके। वैट एंड सीएसटी, एंड नॉट जस्ट वैट एंड सीएसटी, वैट, सीएसटी, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारा टैक्स को सबसम करके जीएसटी आया है। मतलब वैट, सीएसटी, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, ठीक है। फिर आपका एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारे टैक्स हट गया सर। ये सब टैक्स हटके न्यू टैक्स है, जिसके अंदर सारे के सारे टैक्स को एक पर्टिकुलर टैक्स में कन्वर्ट करके नाम दे दिया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स भी पहले हुआ करता था, वो भी आजकल नहीं है, ठीक है। ये सब चर्चा मैं पहले भी किया, फिर करूंगा, इजी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। बट करेंटली डिस्कशन एरिया मेरा आईटीसी है, ओके। मजा आ जाएगा सर, देखो सर एकदम मजा आ जाएगा। आप किसी भी बिजनेस मैन का जीएसटी वगैरह इजीली उनको कंसल्ट कर सकते हो कि अच्छा ये बात है, इस तरह से आप उनको बता सकते हो कि अच्छा इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, एक सेकेंड रुको।
तो जीएसटी का जो सेक्शन 16 जो बताते हैं एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट क्रेडिट पे क्या कंडीशंस है, सेक्शन 16 आपको क्या सिखाता है, पहले प्रोविजंस फिर प्रैक्टिकल। तो पहले थोड़ा प्रोविजंस में 2-4 डिस्कशंस कर लिया जाए और फिर मैं आपको प्रैक्टिकल लेके आऊंगा। सेक्शन 16 बताता है सर, सेक्शन 16 बताता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट क्रेडिट। क्या बताता है सर? सबसेक्शन 1, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, सर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, कहां पर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा? जीएसटी में। मतलब अगर आप जीएसटी में क्रेडिट यूज करना चाहते हो तो आपको रजिस्टर्ड जीएसटी बिजनेसमैन होना पड़ेगा। सर ऐसा भी लोग होते हैं क्या कि जो जीएसटी में रजिस्टर्ड करे बिना ही बिजनेस करता है? हाँ सर, बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में, लॉट्स ऑफ, मतलब खत्म नहीं होगा, अनगिनत लोग हैं जो बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन का ही बिजनेस करता है। वेरी फ्यू बिजनेसमैन ऐसे हैं जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करता है, मतलब सीरियसली अगर मैं टोटल में बात करूं तो वेरी फ्यू। लेकिन सर नंबर्स ग्रोइंग, बढ़ रहा है, जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन डे बाय डे इंप्रूव कर रहा है। सर अगर जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं करता है तो प्रॉब्लम क्या है? सर जीएसटी, पहला बात, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सबके लिए, सब एलिजिबल नहीं है, वो एनुअल टर्नओवर का एक कॉन्सेप्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए एक अलग है, नॉर्मल स्टेट्स के लिए अलग है। बट फिर भी अगर मैं आपको अभी उसमें नहीं जाता, बस इतना कहना चाहूंगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आप मैंडेटरी हो, अगर आपका टर्नओवर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर आता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट चैप्टर रजिस्ट्रेशन के बेसिस में ही रहेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट के बाद मैं आप लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में ही लेके जाऊंगा। लेकिन मेरा कहना इतना है कि अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड होंगे तो आप आईटीसी वगैरह ये सब जो बेनिफिट है ये क्लेम कर सकते हो। दूसरा बात, आपका बिजनेस टोटली लीगल माना जाएगा। ठीक है, अगर गुड्स का बिजनेस, जो गुड्स अगर इलीगल नहीं है तो आपका बिजनेस टोटली लीगल है, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन करोगे सब लीगल ट्रांजैक्शन माना जाएगा, मतलब किसी भी बात का झंझट नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, तो फिर लोग करते क्यों नहीं है? सर वो क्या होता है ना, दाम ज्यादा हो जाता है। सर किस तरह से? सिंपल बात है, मानो कि चलो ज्योति से ही एग्जांपल फॉर्म करते हैं। ज्योति अपना हार्डवेयर का गुड्स, ज्योति का जो हार्डवेयर प्रोडक्ट का बिजनेस ज्योति करता है, से फॉर एग्जांपल एक 500 का प्राइस का एक गुड्स है जिसमें ज्योति का 18% का जीएसटी लगता है, एग्जांपल है। तो बताओ ना मुझे, 500 का गुड्स में अगर 18% जीएसटी है तो कितना दाम हो जाएगा? हेलो, 590। 590, इसमें से 90 रुपीज क्या है? 90 रुपीज जीएसटी। ये 90 रुपीज किसी का नहीं है, ना तो ये ज्योति का है और ना ही ये ज्योति जिस सप्लायर से लिया है उसका है। ये 90 रुपीज गवर्नमेंट का है, एक्चुअली ये 90 रुपीज गवर्नमेंट का है। नो पॉइंट क्या है कि से फॉर एग्जाम्पल अब ज्योति ने कोलकाता के किसी बिजनेसमैन से ये प्रोडक्ट लेके गया। अब ज्योति अपने मणिपुर में, ज्योति अपने मणिपुर में यही गुड्स बेचना चाहता है। अब 500 के गुड्स पे 18% जीएसटी दिया। एक्चुअली ज्योति का एक खर्चा कितना हो गया? 590 का खर्चा हो गया। चलो फिर भी मैं मान के चलता हूं कि ज्योति सेम गुड्स 500 के ऊपर कुछ प्रॉफिट लगाएगा। हाँ सर, सिमिलर गुड्स पे ज्योति 500 के ऊपर कुछ प्रॉफिट लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अरे क्यों नहीं हाँ लगाएगा? सर। चलो सर 100 रुपीज का प्रॉफिट जोड़ते हैं। ज्योति के लिए प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, मतलब सेल प्राइस हो गया 600। गुड्स 18% जीएसटी कैटेगरी में आते हैं तो 600 के ऊपर 18% का जीएसटी लगेगा। ठीक है, कितने का हो जाता है? 108। 108 का जीएसटी। ये 108 का जीएसटी गवर्नमेंट ज्योति से डिमांड करेगा। ठीक है, लेकिन ज्योति क्या 108 देगा कि ज्योति 90 माइनस करके देगा? -90। -90। ज्योति के पास क्रेडिट है सर, 108 का टैक्स ज्योति से गवर्नमेंट डिमांड करेगा, लेकिन ज्योति बोलेगा कि सर मैंने तो आपको पहले ही 90 दे के आया, अब फिर से 108 कैसे मांगते हो आप? तो ज्योति बोलेगा आई हैव अ क्रेडिट, तो ज्योति अपना क्रेडिट लेस करके बाकी अमाउंट लाइक 18 रुपीज अभी अभी पेमेंट करेगा। लेकिन सर प्रोडक्ट का प्राइस पे ध्यान दो सर, प्रोडक्ट प्राइस पे ध्यान दो। प्रोडक्ट का प्राइस 708 रुपीज हो गया। क्या आप देख पा रहे हैं सर? हाँ ज्योति, 500 का प्रोडक्ट 708 टका हो गया। अब कस्टमर से लेके मुश्किल है। अब एक ज्योति के बगल में एक दूसरा दुकानदार है, मोती। ओके ज्योति,
तुम्हारे दुकान के बगल में एक दूसरा शॉप ओनर है जिसका नाम है मोती, ठीक है। अरे ये भी नाम है, लड़की लोग का ही नाम होता है मोती। अरे वो पर्ल होता है ना, पर्ल को मोती बोलता है सर, ठीक है। तो ज्योति और ज्योति के बगल में एक दुकान है जिसका दुकानदार का नाम है मोती। अब मोती क्या है, ये रजिस्टर्ड बिजनेसमैन नहीं है, ये अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन है। और ये जिनसे प्रोडक्ट खरीद के लाता है वो भी अनरजिस्टर्ड है। सेम प्रोडक्ट मोती मार्केट से लेके आ रहा है 500 में, कोई टैक्स नहीं दे रहा है, और मणिपुर में लाके 500 का प्रोडक्ट को 100 प्रॉफिट लगा के 600 में दे रहा है। मतलब मोती के लिए सेल प्राइस कितना है सर, 600, लेकिन ज्योति का सेल प्राइस कितना हो जाएगा, बोलो ना सर। 708. 708। अब ज्योति कंपटीशन में प्रॉब्लम में आ गया ना, कस्टमर कौन सा लेना पसंद करेगा, मोती से। मोती से लेगा। अब कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर क्या जाने, कस्टमर तो देखेगा कि भाई मेरे को जहां सस्ता है मैं वहां से लूंगा। अब ज्योति रजिस्टर्ड होके मुश्किल में आ गया। अब कुछ लोग ना अनरजिस्टर्ड रह के इसका फायदा लेना चाहता है। अगर सारे के सारे दुकानदार रजिस्टर्ड हो जाए सारे के सारे, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट बार्डन तो कस्टमर को ही लेना है, और इसमें कोई नहीं ना नहीं कर सकता। अल्टीमेट गार्डन लिख दिया मैंने। अल्टीमेट बार्डन जो है वो तो कस्टमर को ही लेना है। अब कस्टमर तो कुछ नहीं बोल सकता यहाँ पर, इसमें कस्टमर का कोई हाथ ही नहीं है। लेकिन अगर सारे के सारे लोग रजिस्टर्ड हो जाए तो प्रॉब्लम खत्म। लेकिन मुश्किल यही है, अभी भी बहुत सारे लोग इलीगल वे में काम करते हैं, मतलब जो रजिस्टर्ड होते नहीं है। अब रजिस्टर्ड होगा नहीं तो फिर मुश्किल रहेगा। अब ये 50-50 में खिंचा क्या हो जाता है, खिचड़ी पक जाता है। मतलब अगर मानो कि 50 लाख बिजनेसमैन है, 50 लाख बिजनेस ओनर में से 10 लाख लोग रजिस्टर्ड है और 40 लाख लोग अनरजिस्टर्ड है। अब इसी में प्रॉब्लम बढ़ जाता है, ऐसे करने में प्रॉब्लम है। अब देखो सर, नंबर ग्रोइंग है, बढ़ रहा है ऑब्वियसली डे बाय डे, इसका स्कोप बहुत है, बिकॉज गवर्नमेंट धड़ पकड़ सब कर रहा है, केस दे रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। उसके अंदर भी थोड़ा सा ब्राइब दे के जो निकल सकता है निकल रहा है, वो अलग बात, ठीक है। हम लोग वो इलीगल कॉन्सेप्ट में बात नहीं करेंगे सर, इलीगल वे बहुत है, वी ऑल नो, एंड ये सब वेरी पॉपुलर प्रैक्टिस। बट ये सब इलीगल प्रैक्टिस को बंद करने के लिए गवर्नमेंट भी अपना स्टेप्स ले रहा है, हम लोग आपको बताएंगे आगे आगे, ये सब चर्चा होगा, वेट करो सर। ये सब डिस्कशंस भी हमारा पढ़ाई का ही पार्ट है, ठीक है। ऐसे नहीं सोचना कि सर आप क्या कहानी बना रहे हो, नहीं सर, जीएसटी कोई कहानी नहीं है, जीएसटी इज ए रियल लाइफ एप्लीकेशन, ठीक है, जो डे टू डे बेसिस में ईच एंड एवरी बिजनेसमैन को फेस करना पड़ता है। क्या ज्योति, मैं कुछ गलत बोला क्या? नहीं सर, और ये अनरजिस्टर्ड वाला के लिए तो और भी प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ सर, अनरजिस्टर्ड वाले के लिए और प्रॉब्लम बढ़ जाता है, और प्रॉब्लम बढ़ जाता है, मतलब यही मेन प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए अगर आपको, अगर देखो आईटीसी का एक बहुत ही सुंदर सिस्टम है, किसी के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं आएगा, लेकिन वही ना, कस्टमर को कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अगर आप बिना टैक्स का सामान खरीद के लाते हो, सपोज आप बिना टैक्स का सामान खरीद के लाते हो और आप कस्टमर से भी टैक्स कलेक्ट नहीं करना चाहता, अब कस्टमर को क्या है, वो तो बस प्रोडक्ट लेने के लिए पागल है, सस्ता में जहां मिलेगा। उसको क्या है कि मतलब न्याय अन्याय धर्म अधर्म वो थोड़ी ना जाने, वो तो दाम जाने, जहां सस्ता मैं उधर, ठीक है। कस्टमर वैसा ही होता है, ये कस्टमर का नेचर है। अब इसको हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ होगा, अगर गवर्नमेंट सबको रजिस्टर्ड करने में सक्षम रहे, इफ गवर्नमेंट इज सक्सेसफुल टू मेंटेन ऑल द पर्सन्स एज ए रजिस्टर्ड बिजनेसमैन, इन दैट केस एवरीथिंग विल बी फाइन, और ये बिजनेस का सिनारियो और बेहतर हो जाएगा। ये देश के लिए भी बहुत अच्छा है सर, देश के लिए भी बहुत अच्छा। जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा स्टेट टू स्टेट के ऊपर, गवर्नमेंट का इनकम बढ़ेगा, स्टेट का भी इनकम बढ़ेगा, सेंट्रल का स्टेट इनकम बढ़ेगा, बहुत बेहतरीन बात होगा। हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, चाहे गवर्नमेंट में कोई भी रहे, लेकिन अल्टीमेटली यही तो सोर्स है इनकम का। अब देख सकते हो, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट 43,386 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 65 करोड़ करता है, बहुत ही खतरनाक बात। वेस्ट बंगाल 10 करोड़ पॉपुलेशन में 43 करोड़ करता है, उत्तर प्रदेश 20 करोड़ पॉपुलेशन में 65 करोड़ कर पाता है। क्यों? बिकॉज वहां पर भी बिजनेस सिनेरियोज और अच्छा नहीं है सर, लेकिन क्योंकि स्टेट बड़ा है इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। स्टेट बड़ा है इसका, यहाँ पर फैक्ट्री भी बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली, लेकिन अगर पॉपुलेशन वाइज आप कलेक्शन को सोचो तो उत्तर प्रदेश भी बहुत ही खराब हालत में है। इस हिसाब से अगर आप देखो, गुजरात का कंडीशन बेहतरीन है, पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल से भी कम, पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल से भी कम, लेकिन जीएसटी कलेक्शन देखो सर आप,
तो डेवलपमेंट ये नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है सर? वेस्ट बंगाल से भी गुजरात का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 7 करोड़ के आसपास है। गुजरात में जीएसटी कलेक्शन देखो ऑलमोस्ट 80 करोड़, वेस्ट बंगाल से डबल कलेक्शन करता है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को कि स्टेट कैसे डेवलप हाँ कर सर। पाता है? यही रीजन होता है सर स्टेट का डेवलपमेंट के पीछे का। जो स्टेट का रेवेन्यू सोर्स आएगा तो स्टेट कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, जॉब क्रिएट करेगा, बिजनेस क्रिएट करेगा, तभी कर पाएगा। इसके लिए स्टेट में बिजनेस सिनेरियो होना जरूरी है। हमारे स्टेट का प्रॉब्लम यही है कि हमारे स्टेट में बिजनेस सिनेरियोज नहीं है। यूथ पढ़े जा रहे हैं डिग्री के लिए और फिर बोलता है कि कैसा देश है, जॉब नहीं है। अरे भाई जॉब होगा कैसे? आप गलत लोगों को चूज करते हो, जिसको समझ में ही नहीं आता कि एक देश को चलाना कैसे होता है। मतलब हम सबको ही, आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग, ठीक है, हम लोगों को पता ही नहीं है, गलत लोगों को बिठा देते हैं। जहां वेस्ट बंगाल को लेके मुझे इतना चिंता क्यों आता है सर? वेस्ट बंगाल तो ऑलवेज लीड करता था अप टू 1960। इंडिया का एक हाथ हुआ करता था बंगाल। मतलब वेस्ट बंगाल का जीडीपी इतना होता था कि पूरा देश को खाना खिलाने का ताकत रखता था वेस्ट बंगाल। बहुत बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी इतना ताकत है, और इतना ताकतवर स्टेट का ये हालत है आज। इट्स नॉट अ गुड साइन सर, इट्स नॉट अ गुड साइन। तो चेंज करना चाहिए। बिहार जो ऑलवेज इंडिया का पार्ट मतलब बेस्ट स्टेट हुआ करता है, उसका हालत देखो 12,640 करोड़, बहुत ही भयंकर हालत है। लेकिन बिहार का जो मिट्टी है ना सर, इतना फर्टाइल है, मैं आपको क्या बताऊं। झारखंड जिसको भारत का मिनरल का सोर्स माना जाता है, आज के डेट में अगर हमारे देश में हमारे घर में अगर स्टील है, लोहा है, मैंगनीज है, जो भी है, उसका सोर्स झारखंड एंड छत्तीसगढ़ है। बट देखो आप उनका हालत, नॉट अ गुड थिंग सर। छत्तीसगढ़ में तो प्रॉब्लम है कि 18 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि माओवादी प्रोन है। क्यों? क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो माओवादी ने अपना जगह बना लिया। अरे भाई क्यों माओवादी जगह बनाएगा? अगर गवर्नमेंट अपना काम करेगा तो माओवादी अपना जगह बनाएगा क्या? कभी नहीं बना सकता। मतलब लोकल पीपल साथ नहीं देगा तो कैसे होगा? लेकिन लोकल पीपल को भड़काया कौन? अगर आप लोकल पीपल का मारते रहोगे तो लोकल पीपल तो भड़केगा ना सर। बहुत सारा ये जीएसटी के पीछे मतलब बेसिकली गवर्नमेंट के अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है आपका स्टेट का हालत। तभी मैं आपको इतना सारा बात कर रहा हूं सर, और कोई रीजन नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का अपना कुछ कहानी है सर। सॉरी, क्या हो गया सर, कहां से कहां आ गए? नॉर्थ ईस्ट का अपना कुछ खुद का कहानी है। नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा साइड में आ गया, पोजिशनल कुछ प्रॉब्लम है इसका। लेकिन इंडिया कोशिश कर रहा है सर, थ्रू वाटर रूट करेंटली कुछ अच्छा कोशिश किया है। थ्रू वाटर रूट के थ्रू से वेस्ट नॉर्थ ईस्ट के साथ बिजनेस और बढ़ाना चाहता है। लेकिन अगर आप ऐसा भी देखो कि नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रॉब्लम है, अदरवाइज कंपेरेटिवली पर कैपिटा इनकम में अच्छा है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ एरिया अभी भी काफी पीछे है, बिकॉज अभी भी डेवलपमेंट प्रॉपरली हुआ नहीं है। लेकिन ये सब स्टेट तो देश के एकदम मेन पार्ट के रहे में भी फिर भी प्रॉब्लम। कश्मीर का अपना इशू, ऑल नो, कश्मीर का अपना इशू है। ओके सर, देखो सर, ये जीएसटी पढ़ने के साथ साथ हर एक चीज में बात करना ना बड़ा ही नॉर्मल बात हो जाता है। कोई बात नहीं, चलो। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, every registered person shall subject to such condition and restriction as may be prescribed and in manner specified in section 49 be entitled to take the credit of input tax charged on any supply of goods or service or both to him which are used to intended to be used in the course of furtherance of his business। जिस तरह से वो अपना बिजनेस का जो भी फर्दरेंस करेगा, एंड द सेड अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ सच पर्सन। तो जो भी आपको आईटीसी मिलेगा वो आप कहां दिखाओगे? अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होगा सर, यहाँ पर होगा, ठीक है। ये जो भी आप देख पा रहे हो ना सर, जीएसटी का जो पोर्टल है, यहीं पर आपका सारा का सारा डिटेल्स दिखेगा, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, रिफंड का एरिया, सर्विस का एरिया, पेमेंट का एरिया, एवरीथिंग जो भी चाहिए, न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, एवरीथिंग सब कुछ आपके जीएसटी पोर्टल में लॉग इन करके ही आपको मिलेगा, ठीक है। ये है सिंपल बात। ओके सर, तो ये तो स्टैट्यूटरी कुछ प्रोविजंस है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, यही से प्रोविजंस में एक एक करके बात करूंगा, ठीक है। अच्छा, सेक्शन सबसेक्शन 2 में क्या बोलते हैं? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू द क्रेडिट और एनी इनपुट टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ हिमसेल्फ अनलेस। मतलब कोई भी रजिस्टर्ड मतलब नॉन रजिस्टर्ड पर्सन कभी भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। बिकॉज वो नॉन रजिस्टर्ड है, वो आईटीसी कभी नहीं क्लेम कर सकता।
ठीक है, आईटीसी बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, बट उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो वही सेक्शन सबसेक्शन 2 में कहा गया है। एक काम करते हैं, इसका एनालिसिस को पढ़ते हैं तो थोड़ा ज्यादा समझ आ जाएगा। एनालिसिस देखें तो ज्यादा समझ आ जाए। ओके, Section 16 subsection 1. Every registered person shall be entitled to ITC of GST charged on inward supply of goods or service. This is subject to the provision relating to use of ITC under Section 49 and condition and restriction in these rules. Section 49 prescribe provision relating to payment of tax, interest, penalty and other amounts. The same has been discussed in detail in chapter 9 of payment of tax. ठीक है, मैं पेमेंट ऑफ टैक्स जब बताऊंगा तब उसमें फिर से बात करूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं, आईटीसी में ही बात करते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। आप जो जीएसटी यूज करोगे, जो भी गुड्स एंड सर्विस आप यूज करोगे, वो बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, घर के कंजम्पशन के लिए नहीं, जो मैं आपको शुरू से बोल रहा हूं, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, बिजनेस पर्पस होना चाहिए, बिना बिजनेस का बात नहीं बनेगा। ITC of GST will be available on goods and service which are used in the course of furtherance of business. ठीक है, जो भी गुड्स आप खरीदते हो उसको बदले में फर्दर आप उसको सेल करने का सोचो। ठीक है, दैट intention of use the goods and service in the course or furtherance of business would also suffice for availing ITC such goods and service. The tax paid on goods or service which are used or intended to be used for non-business purpose cannot be availed as credit. सपोज आप बिजनेस पर्पस से नहीं खरीदते हो, नॉन बिजनेस पर्पस से कोई गुड्स खरीदते हो और उसको आप आईटीसी क्लेम के लिए यूज करते हो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे, ये सरकार आपको कभी नहीं देगा। सर कोई करता है क्या ऐसा? ये सर, घर का प्रोडक्ट खरीदते उसको बिजनेस का खर्चा दिखा देता है, घर के लिए चीजें खरीद के बिजनेस के लिए दिखा देता है, और फिर बाद में जब ऑडिट होता है या फिर जब बाद में वो क्या बोलते हैं सर उसको, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सेल टैक्स डिपार्टमेंट छापा मार करते हैं, छापा मार समझते हो ना, छापा मार होता है ना सर, वो आप लोगों ने एक मूवी देखा रेड करना, अरे रेड समझते कि नहीं समझते? रेड डालते हैं ना, हाँ सर। रेड डाल के क्या करता है, इसको छापा छापा मारी बोलते हैं सर। छापा मार किया, छापा मार मतलब अचानक से आपके घर में आके, आपका बिजनेस में आके सारा के सारे डिटेल्स चेक करेगा, आपका कंप्यूटर छीन लेगा, आपका हार्डवेयर छीन लेगा, देखेगा कि आप किस तरह से डेटा मेंटेन करते हो। अगर किसी चीज में प्रूफ नहीं दिखा पाते हो ना तो आपको मुश्किल में डालेगा। आप लोगों ने रेड मूवीज देखा? हाँ देखा। हाँ, जिस तरह से वो रेड मूवीज है ना सर, ठीक है, संजय अजय देवगन का ऑलमोस्ट उसी तरह से होता है। वहां पर मूवीज में कोई भी ज्यादा नहीं दिखाया, मैंने मूवीज देखा, कुछ भी कहानी को ना घुमाया नहीं, एकदम एज पर एज प्रैक्टिकल रखने का कोशिश किया। ठीक है, ऑलमोस्ट वैसा ही होता है, हर चीज का डिटेल्स मांगता है आपसे। ठीक है, तो इस तरह का कहानी होते हैं। ठीक है, तो जब छापा मार कर सकता है ना, क्योंकि सेल टैक्स ऑफिसर के पास, मतलब जीएसटी ऑफिसर या सेल्स टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर के पास ताकत बहुत होते हैं सर, ताकत बहुत होते हैं, गवर्नमेंट का पावर इनके पास भरपूर है। ये इसका मिसयूज करता है वो अलग बात, बट पावर बहुत है, किसी भी मूवमेंट में आके आपको पूछताछ कर सकता है। पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग ऑफ डॉक्यूमेंट, आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 रीड विथ रूल 36 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स, आईटीसी कैन बी अवेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, आपका जो 450 का स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपने देखा था कि आपने 300 का क्रेडिट ले लिया, बढ़िया किया, लेकिन सवाल यह है कि 300 का क्रेडिट लेने के पीछे आपका कुछ प्रॉपर हिसाब किताब होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो ऐसा क्या डॉक्यूमेंट होना जरूरी है क्रेडिट लेने के लिए? बड़ा ही वाइटल क्वेश्चन है सर, बड़ा ही वाइटल क्वेश्चन है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट शो करके आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, देखो सर, इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस, आपने जिस सप्लायर से गुड्स खरीदा उसने आपको इनवॉइस जरूर इशू करेगा। चालान सर, इनवॉइस का दूसरा नाम बिल भी है, चालान भी है। बोलो सर, जिनसे गुड्स खरीदोगे वो आपको इनवॉइस इशू करेगा कि नहीं करेगा? जो लोग बिजनेस करते हैं वो समझ जाओगे। यहाँ पर कोई कोई है, आई नो, बिजनेस के साथ कनेक्शन है, फैमिली बिजनेस है, लड़की लड़का सभी कोई। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ज्योति पूछ सकता बोल सकता है, आपका प्रिया भी बता सकता है। हाँ प्रिया बोलो, करते कि नहीं करते? हाँ सर। सप्लायर से गुड्स लेके आएंगे तो इनवॉइस तो देगा ना सप्लायर, तो इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये आपके लिए आईटीसी क्लेम करने का डॉक्यूमेंट्स है।
इनवॉइस मतलब चालान सर, चालान। इनवॉइस होता है ना सर, जैसे कोई भी गुड्स खरीद के लाते हो तो उसका इनवॉइस होगा। इनवॉइस इशूड बाय द रिसिपेंट रिसीविंग गुड्स और सर्विस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। अगर आप अनरजिस्टर्ड से खरीद के लाते हो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा पेमेंट ऑफ टैक्स का। ठीक है, अनरजिस्टर्ड से खरीद के लाओ प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट यूं हो गया, जो लोग रिवर्स चार्ज का चैप्टर पढ़े हो वो मुझे बता सकते हो। तो था बोल, यहाँ पर रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट क्यों आ गया? अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन के जब आप अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन से अनरजिस्टर्ड जीएसटी सप्लायर, ठीक है, जीएसटी गुड सप्लायर, कोई गुड्स का सप्लायर है जो अनरजिस्टर्ड जीएसटी है, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे केसेस में टैक्स किसको पे करना होता है बोल तो था को मेरा आवाज आ रहा है? तो था रिसीवर के सर पेमेंट करता है। वेरी गुड सर, रिसीवर को। ठीक है, अगर आप अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन से प्रोडक्ट खरीद के लाते हो, से फॉर एग्जांपल ज्योति रजिस्टर्ड है, ठीक है, ज्योति मणिपुर में है, रजिस्टर्ड है, कोलकाता से ज्योति मेरे से कुछ प्रोडक्ट लेके जाते हैं, ठीक है सर, कुछ प्रोडक्ट्स ज्योति को हार्डवेयर प्रोडक्ट, मैं मानो कि पढ़ाई छोड़ा दी, मतलब एजुकेशन का लाइन छोड़ दिया और मैं हार्डवेयर बिजनेस के में आ गया। तो ज्योति क्या किया, मेरे से प्रोडक्ट लेके जा रहे, बट आई एम अनरजिस्टर्ड। तो इन दैट केस ज्योति को ही टैक्स पे करना, कलेक्शन करना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, सप्लायर टैक्स कलेक्ट करता है। नॉर्मली टैक्स कलेक्ट कौन करता है? सप्लायर कलेक्ट करता है। लेकिन जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो तो कलेक्शन कौन करेगा? गवर्नमेंट। हाँ सर, गवर्नमेंट करेगा। कौन करेगा सर, मैं समझा नहीं। सप्लायर नहीं करेगा तो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाएगा ना। नहीं सर, आप नहीं समझे। सप्लायर नहीं करेगा तो गवर्नमेंट के पास जाएगा, बट वो किसके थ्रू से जाएगा? रिसिपिएंट के थ्रू से। गवर्नमेंट का चीज सबमिट कर देगा। ठीक है, ये रिसिपेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को करेगा, डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाएगा बट थ्रू रिसिपेंट। ओके, जैसे यहाँ पर गुड्स का रिसिपेंट कौन था, सर था कि ज्योति था? ज्योति था। ज्योति है, लेकिन सर कौन है? अनरजिस्टर्ड है। सर अनरजिस्टर्ड है, ज्योति रजिस्टर्ड है। तो जब ज्योति अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन से प्रोडक्ट खरीदेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हो सकता है अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन से प्रोडक्ट खरीदना, कोई मना नहीं है सर, कोई कुछ भी इलीगल पॉइंट नहीं है इसमें। हो सकता है कि सर अनरजिस्टर्ड इसलिए बिकॉज सर का एलिजिबिलिटी नहीं है रजिस्टर्ड होने का। लेकिन सवाल है कि इन दैट केस ज्योति क्या करेगा, जो भी टैक्स है वो ज्योति खुद कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके रिवर्स चार्ज करेगा, मतलब इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। ऐसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे मैं बहुत लंबा क्लास पहले भी करवाया, फिर करवाऊंगा। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत क्या होता है सर, कि जो रिसिपेंट है वो गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो, नॉर्मली इनवॉइस इशू करेगा सप्लायर। ओके, नॉर्मली इनवॉइस इशू करेगा सप्लायर, बट अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो फिर जो रिसिपिएंट है ना सर, रिवर्स चार्ज होगा, उसके हिसाब से आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा टैक्स कलेक्शन या पेमेंट का। मैं दित्सा और नंदिनी को पूछना चाहूंगा, क्या आप लोगों को बात थोड़ा समझ में आया? थोड़ा क्यों, पूरा आ जाना चाहिए। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है ना दित्सा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जब मतलब नॉर्मली क्या है कि जो सप्लायर है उसी को इनवॉइस देना पड़ता है या उसी को टैक्स कलेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कई कंडीशंस होते हैं कि जब रिसिपिएंट जो है सर्विस का या गुड्स का, उसी को टैक्स कलेक्शन करना पड़ रहा है। जैसे मानो आप किसी फॉरेनर से कोई सर्विस लेते हो, ठीक है, आप किसी फॉरेनर से कोई सर्विस लेते हो, तो से फॉर एग्जांपल फॉरेनर कहाँ रहता है, फॉरेनर यूके में रहता है। अब ये फॉरेनर से आप इंटीरियर डेकोरेटिंग सर्विस ले रहे हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर सर्विस ले रहे हो। अब सवाल है कि अगर वो सर्विस ले रहे हो उसका एक पर्टिकुलर प्राइस भी आप पे कर रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि आप सर्विस लो फॉरेनर से, फॉरेनर यूके में रहता है उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या गवर्नमेंट यूके जाएगा इनसे कलेक्शन करने के लिए जीएसटी? बोलो सर, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाएगा यूके में जीएसटी कलेक्शन करने के लिए? या फिर जो रिसिपिएंट है इंडिया में, जो रिसिपिएंट है इंडिया में उसी को बोलेगा भाई आप ही कलेक्ट करो और आप ही जमा करो। लॉजिक है कि नहीं ये बात? हाँ सर। तो ये एक्सेप्शनल केसेस है जहां पर
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाता है, जहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाता है। ऐसे और भी बहुत सारे लिस्ट है। जो लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अभी नहीं, डिटेल्स नहीं पढ़ रहे हो, पहले पढ़ के आए हो कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़ा वो बाद में पढ़ेगा, बट फिलहाल आरसीएम समझ लो सर। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नॉर्मल केस में सप्लायर को इलेक्शन करना पड़ता है, बट एक्सेप्शनल केसेस ऐसे भी होते हैं जहां जो रिसिपिएंट है गुड्स या सर्विस का, उसी को जीएसटी कलेक्ट करके जमा करना पड़ रहा है। ऐसे केसेस को आरसीएम कहते हैं। आरसीएम मींस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। समझ में आया? समझ में आया ना सर? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो आईटीसी कैन अवेल इन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स में पहला डॉक्यूमेंट समझ में आ गया, दूसरा डॉक्यूमेंट्स भी समझ में आ गया। डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर, मतलब जिस सप्लायर से आप प्रोडक्ट खरीदते हो वो आपको बोलते हैं ना डेबिट नोट इशू कर देगा, मतलब पेमेंट बाद में करना है, अभी डेबिट कर दिया, ठीक है, पेमेंट करना है इसके लिए डेबिट नोट दे दिया, या फिर फर्दर जब आप सेल खरीदने जाओगे तो उसके साथ एडजस्ट करेगा। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में क्या होता है, अगर आपको कुछ पेमेंट मतलब आपका कुछ पेमेंट देना है तो क्रेडिट नोट इशू कर देगा, नेक्स्ट सेल के टाइम पे एडजस्ट करेगा। आप लोग डेबिट नोट क्रेडिट नोट का मतलब समझते हो सर? ये तो बचपन में सिखाया जाता है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सप्लायर और रिसीवर के बीच में चलता है, मतलब सप्लायर और परचेजर भी बोल सकते हो। अब सप्लायर और परचेजर के बीच में क्या कॉन्सेप्ट चलेगा? से फॉर एग्जांपल, चलो सर ज्योति से ही आज एग्जांपल बन रहा है। ज्योति सप्लायर है, ज्योति ये तुम हो, गुस्सा नहीं करना सर, ठीक है? मेरे ड्राइंग बहुत अच्छा है सर, एकदम गुस्सा नहीं करना। अरे ये सब क्या हो रहा है, कहाँ से क्या निकल रहा है, हाथ निकलना है। ये ज्योति है, ठीक है? ज्योति गुस्सा हो गए? नहीं सर। अच्छा ठीक है तो ज्योति कौन है यहाँ पर? सप्लायर है। अब ज्योति के से प्रोडक्ट लेने कौन आ गया? चलो प्रिया, नहीं प्रिया नहीं, नंदिनी को बना लेते हैं। चलो नंदिनी, नंदिनी यहाँ पर पहुंच गए, क्या लेने सर? प्रोडक्ट लेने। अब नंदिनी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? नंदिनी कौन है सर? परचेजर है, ठीक है, प्रोडक्ट खरीदने आ गया। अब मानो को कुछ पेमेंट बाकी है, किसका? परचेजर का, तो सप्लायर क्या करेगा? उसको डेबिट नोट दे देगा कि भाई इस पर्टिकुलर पेमेंट तुम्हारा बाकी है। या फिर ऐसा हो सकता है कि नंदिनी ने कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, तो वो क्रेडिट नोट दे देगा, मतलब नेक्स्ट परचेज के साथ एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है? ये होता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट, मतलब आप किसी से कोई गुड्स खरीद रहे हो उसका हिसाब डेबिट नोट में रहता है, ठीक है? क्रेडिट नोट अगर बाई चांस नेक्स्ट टाइम कुछ अवेल करना है तो उसके बदले में आपको क्रेडिट नोट दिया जाता है। सिंपल बात है, ज्यादा बड़ी बात है ही नहीं, रियल लाइफ में बहुत चलता है। समझ में आया ना सर डेबिट नोट क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट? डेबिट नोट इशू करता है सप्लायर, जैसे ज्योति ने यहाँ पर नंदिनी को इशू किया, मतलब पेमेंट बाकी है, इसका मतलब यही है कि नंदिनी ने खरीदा है प्रोडक्ट, ये सर नो? नंदिनी प्रोडक्ट खरीदा है तभी तो वो डेबिट नोट दे रहा है सप्लायर, ये सर नो सर? बोलो ना। यस सर। हाँ सर। सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट जैसे बिल ऑफ एंट्री, सिमिलर डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर कस्टम एक्ट। बिल ऑफ एंट्री सर नॉर्मली अवेलेबल होता है सर इंपोर्ट में, मतलब पोर्ट में यूज होता है, ठीक है? अगर अगर आप लोग कभी भी क्या बोलते हैं जगह को, गार्डन रिच गए सर आप लोग? गार्डन रिच, गार्डन रिच हमारे कोलकाता में एयरपोर्ट है सर। ये देखो सर, एयरपोर्ट नहीं सॉरी, सी पोर्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कोलकाता में गंगा नदी के ऊपर पोर्ट बना हुआ है सर, ठीक है? जैसे आप देख रहे हो ये, तो यहाँ पर पोर्ट में सामान बाहर से आते हैं, ठीक है? यहाँ स्पेशल करके ना गंगा नदी को ना एंटर किया गया, अगर कभी भी जाने का मौका मिलता है, बहुत सुंदर है गंगा यहाँ पर, बहुत सुंदर, मतलब एक्चुअली स्पेशल कैनल बना के अंदर घुसाया गया। गंगा नदी इतना छोटा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतना पानी है कि कितना भी बड़ा जहाज हो वो उसके अंदर जा सकता है, इतना कैपेसिटी है। तो जो भी हो, बात इतना है कि सर जब आप पोर्ट में कोई प्रोडक्ट लेने जाओगे तो उसके बदले में आपके पास बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए, ठीक है? तो वो बिल ऑफ एंट्री भी आपका वो डॉक्यूमेंट्स है कि जिसके ये प्रूव होता है कि यस आपने प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक है? तो वो भी आपके लिए
आईटीसी क्रेडिट लेने का एक आइटम या डॉक्यूमेंट बन सकता है। इस तरह से रिवाइज इनवॉइस भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है जानते हो सर? बताता हूं सर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? से फॉर एग्जांपल क्या बात करें, क्या 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 बात करें, टाटा मोटर्स, ठीक है। मानो कि टाटा मोटर्स से अच्छा रहेगा, बिग बाजार ले लेते हैं। हाँ चलो बिग बाजार अच्छा रहेगा। बिग बाजार पूरा भारत में बहुत सारा ब्रांच है ना सर इसका? हाँ सर, बिग हाँ बाजार का सर। पूरा भारत में बहुत सारा ब्रांच है। एक हेडक्वार्टर है, मान के चलते हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। तो बिग बाजार का जो भी रॉ मटेरियल्स है, जो भी चीजें हैं, वो किसी ना किसी से परचेज करते हैं। लेकिन इसका जो आईटीसी क्लेम क्रेडिट का जो कलेक्शन करता है ना, वो हेडक्वार्टर करता है। लेकिन सर ब्रांच का भी तो अलग अलग परचेज होगा। वैसे बिग बाजार सारा भारत में 150-200 बिग बाजार है, तो 150-200 अलग अलग ब्रांच का भी तो अपना अलग अलग आईटीसी क्लेम हो सकता है कि नहीं हो सकता? मतलब इनका भी तो अपना कुछ परचेज होगा जिसमें उसने टैक्स पेमेंट किया, तो उसका भी तो आईटीसी क्लेम अलग अलग ब्रांच भी कर सकता है। ये सर नो, इतना बताओ सर, सिंपल बात है। हाँ। अब सवाल है कि जब अलग अलग ब्रांच का कलेक्शन है, आईटीसी का क्लेम है, तो हेडक्वार्टर क्या करेगा? इसका हेडक्वार्टर क्या करेगा? हेडक्वार्टर कलेक्शन करेगा और फिर सबको बांटेगा, ठीक है। किशोर बियानी हेडक्वार्टर मुंबई में है, किशोर बियानी इसका ओनर है, और मतलब मुंबई में इसका जो फ्यूचर ग्रुप का हेडक्वार्टर है वो आईटीसी का डेटा को कलेक्ट करेगा और बाकी ब्रांच को इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा आईटीसी क्लेम करने के लिए प्रोपोर्शनेट बेसिस में, जिसका जितना है। इसको बोलते हैं सर इनपुट सर्विस प्रोवाइडर। मैं बाद में आप लोगों को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर फिर से बताऊंगा, ठीक है। जिन लोगों ने पहले पढ़ा है बेसिक्स में, मैं बेसिक्स में कुछ बातें कर दिया था, लेकिन यहाँ पर फिर से बात आ गया सर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। बेसिकली ये हेडक्वार्टर और ब्रांच के बीच का बात है। हेडक्वार्टर कलेक्ट करता है आईटीसी और अपने ब्रांचों के बीच में उसको प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बेसिस में ब्रांच अपना आईटीसी क्लेम कर सकता है। बोलो सर, इतना भी कोई टफ बात नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज टेल मी सर। आ सकते हैं। The documents basis which ITC is being taken should contain at least the following details. जो डॉक्यूमेंट से आईटीसी क्लेम आप करोगे उस डॉक्यूमेंट्स में कुछ डिटेल्स होना बहुत जरूरी है, जैसे कि अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस, total value of supply of goods and service, GSTIN of the supplier and the recipient, and place of supply in case of interstate supply. इंटरस्टेट के केस में, इंटरस्टेट मतलब सर, इंटरस्टेट मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट? जल्दी बोलो। नंदिनी बोल, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट में क्या फर्क है? স্যার ইন্টারস্টেট হচ্ছে দুটো স্টেটের মধ্যে আর ইন্ট্রাস্টেট একটাই স্টেটের। एग्जैक्टली सर, प्रीवियस क्लास में भी मैंने इसके बारे में बोला ना, है ना? प्रीवियस क्लास में मैंने इसके बारे में बोला। हाँ স্যার। इंटर स्टेट का मतलब होता है जब सेम स्टेट के अंदर बात हो तब वो इंट्रा स्टेट कहलाता है। और जब स्टेट चेंज होता है, सपोज कोलकाता से कोई प्रोडक्ट अगर सूरत जाता है या मुंबई जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटर बोलेंगे कि इंट्रा बोलेंगे? इंटर। इंटर, थैंक यू सर। तो अगर बात इंटर स्टेट का है तो उसको अलग से मेंशन करना जरूरी है सर, तो ये बात याद रखिएगा। लेकिन इंटर स्टेट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई अगर मेंशन ना भी होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आईटीसी कलेक्शन करने के टाइम पे ये कुछ बातें ध्यान देने का जरूरत है। ये ऊपर का 6 डॉक्यूमेंट्स जिसके बेसिस में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अगर आप आगे जाके जीएसटी एक्सपर्ट बनते हो सर, जीएसटी कंसल्टेंट बनते हो, तो जब आपके पास कोई आएगा कि भाई आपका आईटीसी क्लेम के लिए आपके पास आएगा कि मेरा आईटीसी क्लेम है, तो आप मुझे बताओ, तो आप क्या डॉक्यूमेंट्स मांगोगे? आपको समझ में आ गया? अब यही सब डॉक्यूमेंट्स उनसे क्लेम करोगे कि भाई ये सब डॉक्यूमेंट्स लाओ, फिर बताते हैं कि क्या करना है। और डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या चाहिए आपको? दिस डेटास, ये डेटा आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है सर। नो आईटीसी ऑफ टैक्स पेड टुवर्ड्स डिमांड इन्वॉल्विंग फ्रॉड, ठीक है। अगर किसी डॉक्यूमेंट में फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स है सर, फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स कैसे पता चलेगा? रूल 36 सबसेक्शन 3, ज्योति देख ध्यान से, रूल 36 सबसेक्शन 3 कहता है कि
कि अगर आप फ्रॉड डॉक्यूमेंट मतलब डालते हो तो मुश्किल में डाल देगा आपको। टैक्स पेड इन परस्यूएंस ऑफ एनी ऑर्डर where any demand has been confirmed on account of any fraud, willful misstatement, जानबूझ के आपने डॉक्यूमेंट्स में मिसस्टेटमेंट किया, और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स कैन नॉट बी अवेल्ड आईटीसी। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट को सप्रेस करते हो, मतलब हटाते हो, जो देना चाहिए डॉक्यूमेंट्स में, आप डेटा को मैनिपुलेट करते हो, जितने का सेल हुआ है उससे ज्यादा सेल दिखा रहे हो, ऐसे केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा सर। ठीक है, ज्यादा सेल दिखा के, ज्यादा टैक्स का कलेक्शन पेमेंट दिखा के आप ज्यादा आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। बहुत लोग करता है सर। रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी ऑन इनवॉइस डेबिट नोट, रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी ऑन इनवॉइस और डेबिट नोट नॉट अपलोडेड बाय सप्लायर। मैं आपको शुरू में बोल रहा था ना कि आप अगर डेटा मतलब आप अगर आईटीसी क्लेम करना चाहते हो तो आपको सप्लायर, आपका जो सप्लायर है उसको डेटा अपलोड करना पड़ेगा। हाँ सर, ये प्रीवियस क्लास में मैंने यही बताया था आप लोगों को। अगर मिस्टर बी, इस पर्टिकुलर पॉइंट फिर से देखो, समझ में आ रहा है ना? अगर मिस्टर बी को आईटीसी क्लेम करना है तो मिस्टर ए को डेटा अपलोड करना पड़ेगा जीएसटीआर 1 में। यस और नो? प्लीज सर थोड़ा हेल्प करो मुझे। अगर मिस्टर बी को आईटीसी क्लेम करना है तो उसका सप्लायर जो है उसको डेटा अपलोड करना पड़ेगा जीएसटीआर 1 में। यस और नो? यस यस ना? यस सर। तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि अगर सप्लायर के साथ आपका डेटा मैच नहीं करता तो क्या आपको आईटीसी मिलेगा? नहीं। एग्जैक्टली सर। ये सब कॉन्सेप्ट ना पहले वैड में नहीं था। ये सब आजकल जीएसटी का जो न्यू कॉन्सेप्ट आ गया ना, इसमें इतना ताबड़तोड़ सिस्टम आ गया, मतलब बहुत ही मतलब ज्यादा सुंदर सिस्टम आ गया, इसमें कोई मार नहीं सकता। ठीक है, तो अगर सप्लायर के डॉक्यूमेंट के साथ रिसिपेंट का डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं करेगा तो आईटीसी क्लेम रुक जाएगा सर। और अगर डेटा मैच नहीं करता तो भी, मतलब सप्लायर कुछ बोल रहा है, आप कुछ बोल रहे हो, यहाँ देखो जीएसटीआर 1 डाउनलोड करो और डेटा अपलोड करो सर। ठीक है, समझ रहे हैं ना सर? वही वाला बात यहाँ पर चल रहा है। अगर सप्लायर के डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं करता तो मुश्किल बढ़ेगा। तो सिर ये रूल पहले नहीं था। सर्कुलर नंबर दिस नंबर पे जीएसटी डेटेड 11/11/2019 में ये डेटा को लाया गया। इट इज ऑब्जर्व दैट, अच्छा रूल कब आता है? रूल बाद में आते हैं। एक्ट में कुछ बातें अगर मिस्टेक हो जाते हैं तो बाद में उसका रूल लाया जाता है। ठीक है, ये रूल एक्ट के पास है, वो कभी भी ला सकता है। इट इज ऑब्जर्व दैट सम टैक्स पेयर्स टेक इन्फ्लेटेड और बोगस आईटीसी। कुछ देख पा रहे सर? इन्फ्लेटेड और बोगस आईटीसी मतलब कुछ बताओ सर, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? इन्फ्लेटेड और बोगस आईटीसी का मतलब क्या? से फॉर एग्जांपल ये जो हमारा मिस्टर ए और मिस्टर बी के खेल चल रहा था, यहाँ पर मिस्टर बी, सॉरी मिस्टर ए तो सप्लायर है, मिस्टर बी आईटीसी क्लेम कर रहा है। यहाँ पर मिस्टर बी कितना आईटीसी क्लेम किया सर? 300 का आईटीसी क्लेम किया। सर अगर मिस्टर बी बोलता कि मेरा तो 450 का ही इनपुट क्रेडिट है तो उसको कुछ भी पेमेंट और नहीं करना है, कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि 450 का अभी टैक्स है और वो बोलता है कि मेरा 450 का इनपुट क्रेडिट है। तो क्या ऐसा कुछ भी बोलेगा तो चलेगा क्या? आप बात समझे कि नहीं समझे? तो क्या टैक्स पेयर अपने मर्जी से इन्फ्लेशन कर सकता है ऐसा कि जानबूझ के आईटीसी क्लेम को बढ़ा देगा रॉन्ग डॉक्यूमेंट शो करके? हाँ सर? नो सर। नहीं कर सकता ना सर। पहले क्या होता था, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, ये लोग भी हेल्प कर देता था, ठीक है, और बदले में वो अपना कमीशन ले लेता था। तो लेकिन ये सब सिस्टम आजकल नहीं चलेगा, सबको ट्रू एंड फेयर रहना है, ट्रू एंड फेयर रहना है, मुश्किल बढ़ा दिया। तो इसलिए बोल रहा है, इट इज ऑब्जर्व दैट सम टैक्स पेयर्स टेक इन्फ्लेटेड और बोगस आईटीसी इवन इफ प्रॉपर टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल। To exercise control over the malpractice of availing bogus ITC by the taxpayers, certain restrictions have been placed on availment of ITC. ITC on all invoices, debit notes, which are uploaded by the suppliers, ठीक है, in their GSTR 1 can be availed in full. जो भी GSTR 1 में सप्लायर अपलोड करेगा, रिसिपेंट जो आईटीसी क्लेम करना चाहता है वो पूरा का पूरा क्लेम कर सकता है, लेकिन सप्लायर को भी उसके बेसिस में
डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, एकदम प्रॉपर डॉक्यूमेंट से ही सबमिशन होगा। The recipient gets details tax invoice and debit note uploaded by the supplier in their GSTR 1 and recipient में क्या होगा, जैसे ही GSTR 1 सप्लायर अपलोड करेगा ऑटो रिफ्लेक्टेड होगा रिसिपेंट के अकाउंट में GSTR 2A। अब बात समझे, GSTR 2A किसका है, रिसिपेंट का है, ठीक है, मतलब जो ITC क्लेम करना चाहता है, मैं आपको वो ही पहले ही दिखा रहा था। GSTR 1 किसका है, GSTR 1 सप्लायर का है। सप्लायर जैसे ही GSTR 1 में करेगा ऑटोमेटिकली GSTR 2A में ऑटो रिफ्लेक्ट करेगा सर, GSTR 2A में ऑटो रिफ्लेक्ट करेगा। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है, मतलब जो भी सप्लायर बोलेगा रिसिपेंट का ऑटो रिफ्लेक्ट करेगा GSTR 2A में उसके अकाउंट में। जैसे ही मिस्टर मतलब रिसिपेंट इसको एग्री करता है तो फिर GSTR मतलब रिसिपेंट को GSTR 2 फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। अब GSTR 2 वगैरह में उसको सारे के सारे डिटेल्स फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड GSTR 2B इन हिज रिसिपेंट GSTR 2A एंड GSTR 2B, ये रिसिपेंट के नाम पे है सर। जैसे चलो यहाँ पर लिखा हुआ है GSTR 1 क्या है, GSTR 2A क्या है एंड GSTR 2B क्या है। चलो सर देख लेते हैं। GSTR 1 इज ए मंथली और क्वार्टरली स्टेटमेंट, ओके, कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड सप्लायर। अगर आप गुड्स का सप्लायर हो जोती तो फिर आपको GSTR 1 मेंटेन करके मंथली और क्वार्टरली बेसिस में जो जिसका जो भी हिसाब है, किसी किसी का मंथली होता है, किसी किसी का क्वार्टरली होता है, वो मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बताऊंगा। आपको अपना सारे के सारे डिटेल्स को फाइलिंग करना पड़ेगा। Such details of outward supplies furnished by the supplier are communicated and made available electronically and auto populated to the respective recipients GSTR 2A। जो रिसीव करेगा उसके GSTR 2A के अकाउंट में ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड हो जाएगा। एंड GSTR 2B क्या है सर, GSTR 2B is an auto drafted ITC statement, auto drafted ITC statement generated for every registered person based on GSTR 1। जो भी GSTR 1 मतलब GSTR 1 में जो भी सप्लायर ने दिया GSTR 2B में ITC स्टेटमेंट ऑटो ड्राफ्टेड होगा एवरी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जो सप्लायर फाइल किया है उसके बेसिस में ITC स्टेटमेंट GSTR 2B में शो करेगा। अब इसी GSTR 2B के तहत सबको ITC क्लेम मिलेगा जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है। बात कुछ समझ में आया? GSTR 1, GSTR 2A, GSTR 2B, एनी डाउट सर? इन तीनों फॉर्म का काम समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बता दो। यस सर। सबको क्लियर है सर? मौसमी, रोशनी, ज्योति, प्रिया, बोलो सर। चौथा यस सर। however in respect of invoice or debit notes the details of which are not uploaded by the suppliers in their GSTR 1, ठीक है, अगर वो कुछ डेटा GSTR 1 में अपलोड नहीं करता है and hence cannot be seen in GSTR 2A, अगर GSTR 1 में सप्लायर अपलोड नहीं करेगा तो GSTR 2A ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होगा एंड GSTR 2B में भी उसका डेटा नहीं शो करेगा एंड उसके बेसिस में ITC भी क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन कर सकता है, कितना कर सकता है? ITC कैन बी अवेल्ड ओनली अप टू 10% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट। जितने के लिए आप एलिजिबल हो उसका सिर्फ 10% तक ही आप अवेल कर सकते हो। सर डोंट वरी, मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। In respect of invoice debit note, the details of which have been uploaded by the supplier in GSTR 1 under section 37 subsection 1 के हिसाब से, ठीक है। 10% तक का खेल क्या है क्वेश्चन करा के समझाऊंगा सर। इन अदर वर्ड्स ITC claimed should not exceed 110%। जितना भी आप ITC क्लेम कर लो वो 110% of the ITC reflecting in GSTR 2A on the due date of filing of GSTR 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए on the said tax period। ये भी मुझे क्वेश्चन करा के ही समझना पड़ेगा। The taxpayer has to avail the ITC on self-assessment basis as the restriction is not imposed through the common portal। कॉमन पोर्टल ये वाला है सर, जिस कॉमन पोर्टल में मैं तब से बात कर रहा हूँ। दिस इज द GST कॉमन पोर्टल, ठीक है। इसी कॉमन पोर्टल में कुछ डेटा मेंशन नहीं रहता है, इसलिए सेल्फ असेसमेंट करके ही आपको ITC क्लेम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ सर, वही 10% एंड 110% का खेल क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब चलो सर, ये जो मैंने आपको बोला इसको मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ के थ्रू से थोड़ा समझा देता हूँ, ये थोड़ा याद रखिएगा। फ्लो चार्ट देखिए, ITC on invoice debit note which have been uploaded by the supplier in their GSTR 1
100% ITC can be claimed on such invoice or debit note if all other condition of availing ITC are fulfilled. An ITC or invoice or debit note which have not been uploaded by the supplier, 10% of the eligible ITC available on invoice or debit notes uploaded by the supplier in their GST 1 can be claimed on such invoice or debit note. सर कुछ भी समझ नहीं आया? हाँ सर मैं समझ गया. क्यों समझ नहीं आया मैं वो भी समझ गया. चलो सर ये क्वेश्चन देख पा रहे? क्या क्वेश्चन शो हो रहा है आप लोगों को? यस सर। चलो सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और पैटर्न को समझते हैं. ठीक है. हो सके तो प्रिंट स्क्रीनशॉट ले लो. मैं तो बाद में शेयर कर ही दूंगा आप लोगों को. अगर बार बार देखना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं बार बार दिखाऊंगा, कोई बात नहीं. अच्छा क्वेश्चन क्या बोला है सर? विजय सेल्स एक कंपनी है, रजिस्टर्ड सप्लायर है ज्योति. ठीक है, रजिस्टर्ड सप्लायर है. रिसीव्स 100 इनवॉइस. रिसीव क्या किया सर? 100 इनवॉइस रिसीव किया. जस्ट अ सेकंड. ओके 100 इनवॉइस रिसीव किया. ठीक है सर. तो क्या बोला? फॉर इनवर्ड सप्लाई. इनवर्ड सप्लाई मतलब क्या सर? इनवर्ड और आउटवर्ड मतलब क्या हो जाता? हाँ सर परचेज के टाइम पे ना. इनवर्ड माने इनपुट. इनपुट. हाँ सर इसका मतलब है कि वो रजिस्टर्ड सप्लायर है, रिसीव्स 100 इनवॉइस फॉर इनवर्ड सप्लाई और गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्विंग जीएसटी ₹10 लाख फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स. मतलब उसने कुछ खुद का रिसीव किया. ठीक है, इनवर्ड कुछ रिसीव किया अपने लिए, तो उसके बदले में 100 इनवॉइस उसके पास हुआ और जिसके अंदर जीएसटी कितने का है सर? 10 लाख का. ठीक है, 10 लाख का जीएसटी है. बढ़िया है. फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर. आउट ऑफ 100 इनवॉइस 80 इनवॉइस इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ 6 लाख. 100 इनवॉइस में से 80 इनवॉइस जिसका जीएसटी अमाउंट कितना है? जिसका जीएसटी अमाउंट कितना है सर? बोलो. 6 लाख have been uploaded by the suppliers. मतलब 80 इनवॉइस का डिटेल्स अपलोड किया गया है. कौन सा फॉर्म यूज करेगा? जीएसटीआर 1 है ना, जीएसटीआर 1 filed on prescribed due date. Therefore, compute the ITC that can be claimed by Vijay Sales in its GSTR 3B for the month of October to be filed by 20th November, assuming that GST of ₹10 lakh is otherwise eligible for ITC. GSTR 3B क्या होता है सर? GSTR 3B जिन लोगों का मंथली और क्या बोलते हैं सर क्वार्टरली डेटा अपलोड करना होता है ना, उनको GSTR 3B यूज करके मंथली और क्वार्टरली डेटा को मैंडेटरीली उसके अंदर फाइल करना पड़ता है. ठीक है, ठीक है. GSTR 3B में मैं डिटेल्स फिर से बात करूंगा. फिलहाल आपको मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके देना है कि इसका आईटीसी का सिस्टम कैसे कैलकुलेशन होगा. चलो सर पेन कॉपी ले लो और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करो. इनपुट क्रेडिट हेडिंग कर लो. इनपुट क्रेडिट क्वेश्चन. ठीक है, इनपुट क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट बेसिकली. इलस्ट्रेशन 1. आईटीसी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल पेपर है. ठीक है, आईटीसी चैप्टर जो है ना मैक्सिमम जीएसटी में, मैक्सिमम जीएसटी का मैक्सिमम चैप्टर्स इज जस्ट बिकॉज बेस्ड ऑन प्रोविजंस, बट आईटीसी इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन प्रोविजंस, आईटीसी इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एज वेल. अच्छा तो कैसे सॉल्व करेंगे? आईटीसी मतलब आईटीसी सोनार बांग्ला नय रे बाबा. ओके, आईटीसी माने आईटीसी सोनार बांग्ला नय, आईटीसी माने इनपुट टैक्स क्रेडिट. ओके नंदिनी, आईटीसी बोलने से लोगों को ऐसे लग जाता है अरे सर आईटीसी सोनार बांग्ला के बारे में बात कर रहे हैं. इसका मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट. आईटीसी टू बी claimed by Vijay Sales in its GSTR 3B. ठीक है, GSTR 3B जो मंथली और क्वार्टरली बेसिस में वो मेंटेन कर रहा है. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मतलब जहां पर आईटीसी उसका जमा होता है फॉर द मंथ ऑफ
October. To be filed by या filled by 20th November, 20th November, okay, 20th November computed below, computed below. ठीक है, ओके सर. चलो सर, किस तरह से होगा, फॉर्मेट के हिसाब से चलते हैं. एक इनवॉइस बना लो, अमाउंट ऑफ ITC involved, amount of ITC involved in the invoice. और एक कॉलम बना लो, अमाउंट ऑफ ITC that can be availed, that can be availed. ये सब अमाउंट में है, ठीक है, रुपीस, दिस इज ऑल्सो इन रुपीस, ठीक है, ओके. प्रियोतमा, इनवॉइस का अगर मैं बात करूं तो इनवॉइस के हिसाब से अगर मैं क्वेश्चन को फिर से दिखाता हूं आपको, जस्ट लुक हियर, कितने का टोटल कितना इनवॉइस मिला सर, बोलो. 100 इनवॉइस. उनमें से 100 इनवॉइस में से कितना इनवॉइस अपलोड किया और कितना इनवॉइस अपलोड नहीं किया जीएसटी ईयर 1 में? 80 अपलोड किया और कितना अपलोड नहीं किया? 20, है ना? 20. ओके सर, तो उसी हिसाब से आपको भी सॉल्व करना चाहिए. 80 इनवॉइस अपलोडेड इन जीएसटी ईयर 1, ठीक है, जीएसटी ईयर 1 80 इनवॉइस अपलोड किया और 20 इनवॉइस not uploaded, 20 invoice not uploaded in GST ईयर 1, ठीक है. अब अमाउंट ऑफ ITC इन्वॉल्व्ड इन द इनवॉइस, मौसमी को मेरा आवाज आ रहा है तो मौसमी मुझे बताना कि 80 इनवॉइस जो GST ईयर 1 में अपलोड हुआ, इसका वैल्यूएशन कितना है? 6 लाख. थैंक यू सर, 6 लाख. ओके, तो इसमें आप पुट कर दो 80 इनवॉइस अपलोडेड इन जीएसटी ईयर 1, 6 लाख, ठीक है. अच्छा, इसका टोटल आईटीसी आपको मिल जाएगा क्या? जितना अपलोड सप्लायर ने किया, क्या रिसिपेंट को मिल जाएगा? दैट इज ये जो सेल्स है, क्या नाम है कंपनी का, मैं भूल गया. कंपनी का नाम क्या है जिसका हिसाब कर रहे हैं सर? विजय सेल्स. क्या विजय सेल्स को पूरा का पूरा अमाउंट अवेलेबल होगा 6 लाख का? हाँ सर, वेरी गुड सर, पूरा का पूरा अमाउंट उसको अवेल होगा. तो 6 लाख ही उसको टोटल अमाउंट ऑफ आईटी से मिल जाएगा, क्योंकि सारा का सारा अमाउंट बोला गया है. इसके लिए आप एक चीज लिख लो, क्यों मिल रहा है. वर्किंग नोट लिख लो सर, वर्किंग नोट 1 नीचे लिख लेते हैं या नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं. वर्किंग नोट 1, चलो सर लिखो. 100% आईटीसी can be availed on invoice uploaded by the supplier in their GST ईयर 1, in their GST ईयर 1, ठीक है. 100% ITC can be availed on invoices uploaded by the supplier in their GST ईयर 1. Now point क्या है? 20 invoice not uploaded in GST ईयर 1, इसका क्या करें सर? अमाउंट कितना है पहले ये तो बता दो.
जो 20 4 इनवॉइस, lakh. वेरी गुड सर, इसका अमाउंट है 4 लाख का। तो क्या इनवॉइस अमाउंट कितना अवेल कर पाएगा? अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी अवेल्ड कितना होगा? हाँ सर, क्लेम्ड अमाउंट का 10%। क्लेम्ड अमाउंट का 10%। तो क्लेम्ड अमाउंट कितना है? 4 lakh. नहीं सर, करंट क्लेम्ड अमाउंट 6 लाख है ना, मतलब ये हाँ जो सर. अवेलेबल, हाँ करंट क्लेम्ड अमाउंट 6 लाख है, इसका 10% मिल सकता है, वही इस प्रोविजंस पे बोल के रख रहा है। 100% आईटीसी कैन बी, देखो सर फिर से अभी प्रोविजन को पढ़ो। In ITC on invoice or debit note which have been uploaded by the suppliers in their GSTR 1, 100% ITC can be claimed on such invoice or debit note if all other conditions of availing ITC are fulfilled. And ITC on invoice or debit note which have not been uploaded by the supplier in their GSTR 1, 10% of the eligible ITC available. तो अब इसका current eligibility कितना है? 6 लाख है कि 4 लाख है? Ten percent of the 6 eligible, lakhs, sir. 10% of the eligible ITC available on invoice or debit note uploaded by the supplier in their GSTR 1 can be claimed on such invoice or debit note. मतलब सवाल है कि कितना करंट अपलोडेड है, करंट अपलोडेड कितना है, दैट इज द क्वेश्चन। करंट अपलोडेड 4 लाख है कि करंट अपलोडेड 6 लाख है? 6 लाख है ना? Sir, 6 lakh के ऊपर 10%. यस सर, क्योंकि करंट अपलोडेड जीएसटीआर 1 में 6 लाख है, उसका 10% तक क्लेम अभी वो कर सकता है। तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 60,000. हाँ सर, 60,000. मतलब 0.6 लाख ना? हाँ सर. ओके, चलो सर इसका एक वर्किंग नोट लिख लो, इसका भी एक वर्किंग नोट कर लो। लिख लो सर, एज पर रूल 36 सबसेक्शन 4, द आईटीसी in respect of invoice not uploaded by the supplier in their GSTR 1, in their GSTR 1 is restricted to 10% of eligible ITC in respect of invoice uploaded in GSTR 1. Thus, in respect of 20 invoice, in respect of 20 invoice not uploaded in GSTR 1, the ITC has been restricted to 0.6 लाख। 0.6 लाख ब्रैकेट में लिख दो, 10% ऑफ 6 लाख मतलब 60,000। बस लिख लिया सर नोट्स? 2 minute hold करो ना. ओके सर, होल्ड कर दिया। हो गया? हो गया ना हाँ सर? सर. तो 6 + 4 कितना हो जाता है? 10 लाख। 10 lakh. लेकिन अवेलेबल कितना हो रहा है? अवेल कितना कर पा रहे हो? 6.6 lakh. 6.6 लाख।
बात कुछ समझ में आया सर? बोलो, खेल समझ में आया जीएसटी का? आईटीसी क्लेम के पीछे का क्या हालत है? सारे के सारे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक लेजर में मेंटेन होता है सर। जब आप लोग जीएसटी प्रैक्टिस चालू करोगे बहुत इजी हो जाएगा। और ऐसे देखो, आप लोग जीएसटी एक्सपर्ट बन रहे हो। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, सीएस वाले को एक्सपर्ट बनना पड़ता है। तो आप एक्सपर्ट बन रहे हो, आपको पता है कि कहाँ क्या चलता है, क्या प्रोविजंस है। और बाद में जब लॉगिन करके काम करोगे, 1 महीना प्रैक्टिस करोगे, मास्टर बन जाओगे सर, बिकॉज आपको प्रोविजंस पता है। भरोसा रखो अपने आप पे और अपने पढ़ाई पे, बहुत दूर तक जाओगे। ओके सर, ये रहा क्वेश्चन। सर एक दूसरा क्वेश्चन है, क्या घर में ट्राई करोगे? प्रोविजंस आपको मैंने पढ़ा के रखा, लेकिन आपको घर में ट्राई करना है। हाँ सर। अजय सेल्स रजिस्टर्ड सप्लायर रिसीव्स 100 इनवॉइसेस फॉर इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब अपने लिए परचेस करके लाया। इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेस इन्वॉल्विंग जीएसटी 10 लाख from various supplier during the month of October. Out of 100 invoice, 85 invoice involving GST of rupees 9.5 lakh have been uploaded by the supplier in their respective GST or one is once filed on the prescribed due date. Therefore, compute the ITC that can be claimed by HSLs in its GST or 3B for the month of October to be filed by 20th November, assuming that GST of 10 lakh is otherwise eligible for ITC. ये रहा क्वेश्चन, हो जाएगा? ये क्वेश्चन घर में ट्राई करोगे सर? हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन घर में ट्राई करोगे? हाँ सर। ओके, बस एक बात याद रखिएगा सर, मैं बोल देता हूं, आप लोग जब करोगे तो प्लीज एक बात ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पर बोला था ना सर, ये जो 10% का बात यहाँ पर बोला था, जो आपको समझ में आ गया कि 10% का खेल क्या है। यहाँ पर दूसरा एक पॉइंट बोलता था, इन अदर वर्ड्स द आईटीसी क्लेम शुड नॉट एक्सीड 110% ऑफ द आईटीसी रिफ्लेक्टिंग इन जीएसटी ईयर 2A on the due date of filing of GST year 1 of the suppliers for the said tax period. तो प्लीज इस 110% का ध्यान रखिएगा। The taxpayer has to avail the ITC on self assessment basis as the restriction is not imposed through the common portal. कॉमन पोर्टल में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं देता, लेकिन आप 110% से ज्यादा आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के टाइम पे। बाकी मुझे और कुछ भी सजेशन नहीं देना है इस पर्टिकुलर सवाल के लिए। बाकी आप देखते हैं हम कि किस तरह से आप लोग सॉल्व कर पाते हो इसको, ठीक है? तो यहाँ पर सारे के सारे जो भी मैंने, हाँ बोलो सर बोलो। एग्जैक्ट 110% तक तो क्लेम कर सकता है ना? हाँ सर, आप वही तो मैं बोला, घर पे ट्राई करो, वही 110% का जो पॉइंट है उसको यूज करना है, ठीक है? उसको यूज करना है, आप जब करोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? ठीक है सर, बोलो, समझ में आया आईटीसी? अभी बहुत बाकी है, आईटीसी में बहुत चर्चा बाकी है सर, अभी भी आईटीसी में बहुत चर्चा बाकी है, ठीक है? नेक्स्ट दिन मैं आप लोगों को सप्लाई वगैरह बताऊंगा, ठीक है? इंटरेस्टिंग पॉइंट है, रिसिपेंट ऑफ गुड्स और सर्विस, बिल शिप टू मॉडल्स का कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें बाकी है, मुझे बताना है आप लोगों को अभी। लॉट्स ऑफ थिंग है सर, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जिनका प्रीवियस क्लास मिस है आईटीसी का इंट्रो, प्लीज अच्छे से पढ़ो, बिकॉज आईटीसी में बोल रहा सर जीएसटी का सबसे हॉट एरिया है और इसी को लेके ज्यादातर अकाउंट्स का जीएसटी प्रैक्टिस का काम इसी को लेके होता है। तो इसीलिए आईटीसी पे सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं, आपके लाइफ के लिए भी आईटीसी एक बहुत बड़ा एसेट है, इतना मैं बार बार बोलूंगा आपको। जिसका आईटीसी का नॉलेज अच्छा है जीएसटी में, वो एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर भी बहुत अच्छा नाम काम सब मिलेगा सर, ठीक है सर? आप बोल रहे हो तो होगा, ठीक है? ओके सर, तो फिर आज इतना ही है। दीक्षा, नंदिनी, आप लोगों को समझ में आया? ज्योति यस काफी हाँ सर। ओके सर, ठीक है, मैं नोट्स शेयर हाँ कर सर। देता हूँ, आप लोग घर में नोट्स को रीड कीजिएगा और फिर आराम से बैठ के जो क्वेश्चन मैं दिया, अभी ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चन और बढ़ाऊंगा, ठीक है? ओके सर, चौथा हो जाएगा चे, चौथा। हाँ सर। ओके सर, ठीक है सर, बाय फिर आज, टाटा। बाय टाटा सर। सर, ओके सर, बाय। बाय सर। हाँ सर, बाय 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 सर। सर, बाय बाय सर, सर। बाय।